मैंने मॉम के मैरिज प्रेशर से बचने के लिए एक फेक गर्लफ्रेंड ढूंढी, पर मेरा हैंड स्लिप हो गया और मैंने सीधा अपनी कोल्ड हार्टेड सीईओ को फैमिली ग्रुप में ऐड कर दिया। फैमिली वाले सेलिब्रेट कर रहे थे और यहाँ टेंशन से मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने तुरंत सीईओ शेन यूशी का प्रोफाइल ओपन किया और मैसेज टाइप किया, बॉस शेन, मुझे सच में माफ़ कर दीजिए। घर वाले मैरिज के लिए बहुत फोर्स कर रहे हैं। मेरा प्लान अपने दोस्त को ऐड करके उन्हें हैंडल करने का था, पर गलती से अब ऐड हो गई। इतनी रात को ट्रबल देने के लिए बहुत सॉरी। इस एक्सप्लेनेशन के बाद भी मुझे डर था कि शन यूशी बिलीव नहीं करेगी, तो मैंने अपने दोस्त के चैट रिकॉर्ड्स और मॉम की चैट के स्क्रीनशॉट्स प्रूफ के लिए सेंड कर दिए। और आखिर में एक बोइंग स्टिकर के साथ लिखा, बॉस शन, सच में एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इस फीमेल डेविल को फैमिली ग्रुप में ले आऊंगा। अब इकलौता सॉल्यूशन बस अच्छे से एक्सप्लेन करना था। शन यूशी बिलीव करेगी या नहीं, ये तो उसी पर डिपेंड करता है। वहीं दूसरी तरफ शिन यूशी अपने 1260 स्क्वायर फीट के ऑफिस में अकेली बैठी मेरे मैसेजेस और फैमिली ग्रुप की ग्रीटिंग्स को बड़े इंटरेस्ट से देख रही थी। उसने धीरे से चैट बॉक्स में एक लाइन टाइप की। इधर मैं अपना मोबाइल पकड़े शिन यूशी की चैट स्क्रीन पर ही अटका था। तभी मुझे मॉम के चिल्लाने की आवाज आई। मेरा तो दिमाग ही सुन्न हो गया। शिन यूशी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, बल्कि सीधा फैमिली ग्रुप में मैसेज कर दिया। उसने पक्का ग्रुप में सब सच बता दिया होगा। अगर मॉम को पता चला कि मैंने एक फेक गर्लफ्रेंड का ड्रामा किया है तो भयंकर डिजास्टर हो जाएगा। मैं घबराहट के मारे कांप रहा था। मैंने छुप कर मॉम की तरफ देखा। मैं बस सच उगलने ही वाला था। तभी मैंने नोटिस किया कि मॉम अपने मोबाइल को देखकर बहुत खुशी से स्माइल कर रही थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ और तुरंत अपना फैमिली ग्रुप ओपन किया। मैसेज देखते ही मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अंकल आंटी, आप सबके वार्म वेलकम के लिए थैंक यू। मेरा नाम शेन यूसी है। आप मुझे शौसी बुला सकते हैं। जैसे ही वर्कलोड कम होगा हम मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। मेरा तो दिमाग ही ब्लैंक हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शनयूशी आखिर क्या गेम खेल रही है। पर एक बात क्लियर थी, वो गुस्सा नहीं थी, बल्कि उल्टा मुझे कवर करने में हेल्प कर रही थी। और वो मैरिज सर्टिफिकेट वाली बात, ये तो नेक्स्ट लेवल पागलपन है। किसी भी एंगल से ये ऐसा काम नहीं है जो एक कोल्ड हार्टेड फीमेल बॉस करे। मैं अभी इसी कंफ्यूजन में था कि तभी मेरे मोबाइल पर दो नोटिफिकेशन साउंड बजे। आखिरकार शन योशी का मैसेज आ ही गया, पर उसमें सिर्फ दो वर्ड लिखे थे, अंडरस्टूड। मैं पूरी तरह शॉक में था जब मैं होश में आया और फैमिली ग्रुप में लगातार आते हुए नए मैसेजेस देखे तो मेरी हालत और खराब हो गई। आखिर शन योशी का मतलब क्या है? वो ग्रुप में इतनी फ्रेंडली होकर क्यों बात कर रही है? मैंने हिम्मत करके शन योशी को एक और मैसेज भेजा, बॉस शन, अब जब आपको सब सच पता चल गया है तो प्लीज आप ग्रुप एग्जिट कर दीजिए। आखिर वो मेरी बॉस है। अगर मॉम ने उसे किक आउट कर दिया तो मेरी तो जॉब चली जाएगी। और वैसे भी उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे बाय मिस्टेक ऐड किया था। आधे मिनट बाद मुझे शन यूशी का रिप्लाई मिला और उस रिप्लाई ने मेरे तोते उड़ा दिए। उसने लिखा था, मैं एग्जिट क्यों करूं? मैंने तुरंत रिप्लाई किया, बॉस शेन, क्योंकि ये मेरा फैमिली ग्रुप है, कोई ऑफिस का वर्क ग्रुप नहीं। मेरा मतलब बिल्कुल क्लियर था, ये मेरी पर्सनल स्पेस है और बॉस शेन का इसमें कोई काम नहीं है। पर अगले ही सेकंड उसके रिप्लाई ने मेरे होश उड़ा दिए। उसने लिखा, अब ये मेरी भी स्पेस है। और इसी बीच फैमिली ग्रुप में मैसेजेस की बाढ़ आई हुई थी। घर वालों ने तो हमारे लिए रेंट पर एक घर देखने का प्लान भी बन लिया था ताकि हम साथ रह सकें। यहाँ तक कि खाना कौन बनाएगा, बर्तन कौन धोएगा, सब डिसाइड हो गया था। और जाहिर सी बात है ये सारे काम मेरे हिस्से में ही आए थे। सबसे बड़ी बात, शनयुशी इस पूरे ड्रामा में उनका साथ दे रही थी। उसका टोन इतना नेचुरल था जैसे वो सच में मेरी गर्लफ्रेंड हो। बाहर बारिश तेज होने लगी। बारिश की आवाज सुनकर मॉम ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश बहुत तेज हो गई है। शाओशी शायद अभी भी ऑफिस में ओवर टाइम कर रही होगी। ये कहते हुए मॉम ने मुझे एक हल्की चपत लगाई और डांटते हुए कहा, बेवकूफों की तरह बैठे मत रहो, जल्दी जाओ और शाओसी को ऑफिस से पिक करके लाओ। क्या सच में मुझे उसे पिक करने जाना होगा? इतनी भयंकर बारिश में क्या मुझे घर पर बैठकर आराम से हॉट सूप नहीं पीना चाहिए? मैं मॉम को बोलने ही वाला था कि शन यूशी अपने घर पहुंच चुकी है। तभी मेरा फोन दो बार वाइब्रेट हुआ। मैंने चेक किया, शन यूशी का मैसेज था, मेरे ऑफिस आओ। उसकी टोन एकदम कोल्ड और रूथलेस थी। हाँ, ये मेरी असली बॉस ही है। लगता है आज मैं इस मुसीबत से बच नहीं पाऊंगा, पर चलो अच्छा है, फेस टू फेस बात करके पूछूंगा कि आखिर उसका प्लान क्या है। ग्रुप एग्जिट करने को कहो तो करती नहीं।
ऊपर से फैमिली के सामने अपना पूरा इंट्रो भी दे दिया, माना उसने अपनी असलियत छुपाकर सिर्फ अपनी पर्सनालिटी का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है। पर घरवाले तो पूरी तरह इंप्रेस हो चुके हैं। क्या ये मुझे फंसाने की कोई ट्रिक है? यही सब सोचते हुए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उठकर खड़ा हुआ और घर वालों की नजरों में देखते हुए एकदम सीरियस टोन में कहा, मॉम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं अभी जाता हूँ और शौशी को सेफली घर ड्रॉप करता हूँ। ये बोलकर मैं सीना चौड़ा करके फुल एटीट्यूड में दरवाजे की तरफ बढ़ा। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? बिना अम्ब्रेला के जाओगे? मॉम ने मुझे डांटते हुए कहा। फिर उन्हें अचानक कुछ याद आया और वो बोली, शाओशी के लिए थोड़ा हॉट सूप भी पैक कर लेना। पास ही खड़ी ग्रैंडमा ने भी स्माइल करते हुए कहा, हाँ, बर्तन में मटन का बोन सूप रखा है, घंटों से पक रहा है, बहुत अच्छी महक आ रही है। मेरी आंट ने भी हाँ में लाई, बिल्कुल सही। मैं अभी जाकर पैक कर लाती हूँ। मेरी आंट किचन के सबसे करीब खड़ी थी और वो सीधा किचन में चली गई। 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने सूप पैक करके मुझे पकड़ा दिया, साथ में एक बड़ी डबल अम्ब्रेला भी दी। मॉम ने मुझे वार्निंग देते हुए कहा, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक मत लेकर जाना, बारिश में रिस्क है, तो गिर जाए तो कोई बात नहीं, पर लड़की को पिक करना एक इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है, उसके काम में कोई डिले नहीं होना चाहिए। मैं सच में स्पीचलेस था। मामला इतना सिंपल नहीं लग रहा था। अब जबकि पूरी फैमिली शेन यूशी को इतना पसंद कर रही है, अगर मैंने उन्हें सच बता दिया तो वो मुझे पक्का घर से बाहर निकाल देंगे। ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था। मैं भागकर नीचे गया और एक टैक्सी बुक करके सीधा कंपनी की तरफ निकल पड़ा। कंपनी पहुंचते पहुंचते बारिश और भी भयानक हो चुकी थी, बिल्कुल मेरे अंदर चल रहे तूफान की तरह। 5 मिनट बाद मैं शेन्यूशी के ऑफिस के दरवाजे पर खड़ा था। मैंने स्लोली डोर नॉक किया और अंदर से एक कोल्ड आवाज आई। आवाज सुनते ही मैं समझ गया कि ये शेन्यूशी है। उसकी आवाज बहुत यूनिक है। मैंने दरवाजा पुश किया और अंदर चला गया। मुझे देखते ही शेन यूशी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। मैंने उसे पहले कभी ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो हल्की सी स्माइल इतनी खूबसूरत थी, जैसे सर्दियों में धुंध को चीरती हुई कोई सनलाइट की किरण। मुझे मान पड़ेगा, बॉस शैन सच में बेहद खूबसूरत है। मैंने बहुत पोलाइटली कहा, बॉस शैन, पर उसने बिना सिर उठाए ही जवाब दे दिया, वेट करो, पहले मैं उनसे बात कर लूं, फिर तुमसे बात करती हूँ। उसकी टोन एकदम ऑफिशियल और कोल्ड थी, फैमिली ग्रुप वाली उस मीठी और पोलाइट लड़की से बिल्कुल अलग। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात तो ये थी कि वो सच में मेरे फैमिली ग्रुप में घर वालों से चैट कर रही थी। उसके सामने मैं किसी अनाथ बच्चे जैसा फील कर रहा था, जिसे कोई नहीं पूछता। मुझे उसे रोकना ही होगा। बॉस शन, ऐसा लग रहा है कि आपको मेरे फैमिली ग्रुप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। मेरी बात सुनकर शिनयूशी ने अपनी खूबसूरत आंखें उठाई और मेरे हाथ में एक टिफिन बॉक्स देखकर थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, ये क्या है? मैंने टिफिन बॉक्स को उसकी टेबल पर रखा और पूरी सीरियसनेस के साथ बोला, ये बोन सूप है जो मेरी मॉम ने आपके लिए भिजवाया है, ताकि आप सर्दी से बच सकें, इसलिए इसे थर्मोस बॉक्स में पैक किया है, ताकि इसे पीकर आपको वार्म फील हो। और उन्होंने मुझे आपको सेफली घर ड्रॉप करने का ऑर्डर भी दिया है। ये सुनकर शेनयूशी एक पल के लिए सुन्न रह गई। उसके अंदर इमोशंस का एक सैलाब सा आ गया। वो एक बहुत ही रिच बैकग्राउंड से आती थी, जहाँ खाना बनाने के लिए हमेशा सर्वेंट्स होते थे। उसने आज तक कभी किसी माँ के हाथ का प्यार से बना सूप टेस्ट नहीं किया था। सबको यही लगता था कि वो सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुए है, उसके पास सब कुछ है और वो गॉड की फेवरेट चाइल्ड है। पर सिर्फ शेन युशी को ही पता था कि उसके पेरेंट्स उसके लिए कितने स्ट्रिक्ट थे। एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए वो बचपन से ही फॉरेन में पली बड़ी थी, जबकि उसके पेरेंट्स अपने बिजनेस में बिजी रहते थे। प्यार की इसी कमी ने उसे इतना टफ और रेजिलिएंट बना दिया था। पर मेरी फैमिली के इस फ्रेंडली माहौल ने उसके दिल को अंदर तक छू लिया था। ये फीलिंग उसके लिए बहुत ही रिलैक्सिंग और मैजिकल थी, जिसकी वजह से वो इस पल को और ज्यादा एंजॉय करना चाहती थी। पर मैंने एकदम सीरियस होकर उसे बीच में ही रोक दिया, बच्चन, ये सारा प्यार मेरी मॉम अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ के लिए भेज रही हैं। अब जबकि सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है, मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे फैमिली ग्रुप से एग्जिट ले लीजिए, वरना मेरी मॉम सच में आपको अपनी बहू मान बैठेंगी और जब उन्हें सच पता चलेगा तो वो बहुत हर्ट होंगी। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज चाहे मेरी जॉब ही क्यों ना चली जाए, मैं शिन युक्शी को उस ग्रुप से एग्जिट करवा कर ही मानूंगा। पर ठीक उसी वक्त हम दोनों के मोबाइल एक साथ वाइब्रेट होने लगे। वो मेरी मॉम का मैसेज था, शाओसी बेटा, वो सूप पी लेना।
अगर टेस्ट अच्छा ना लगे तो मुझे बताना, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। और हाँ, एक लड़की का इतनी रात को घर जाना डेंजरस है। अब से लिन्युआन को अपने साथ रखा करो, वो तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर बनकर तुम्हें सेफली घर छोड़ दिया करेगा। शेन यूशी ने तुरंत रिप्लाई किया, अंकल आंटी, आप दोनों की केयर के लिए थैंक यू। ये मैसेज सेंड करने के बाद उसने अपना मोबाइल डेस्क पर रखा और बहुत ही सीरियसनेस के साथ मेरी आंखों में देखने लगी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट होने लगी। सच कहूं तो ये पहली बार था जब मैं शन्युषी को इतने करीब से नोटिस कर रहा था। उसकी वो बड़ी बड़ी गहरी आंखें, लंबी पलकें और रेड लिपस्टिक में उसके होंठ बिल्कुल किसी ओस की बूंदों वाले गुलाब जैसे लग रहे थे। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर आखिर किसका दिल नहीं धड़केगा। पर मुझे अपनी रियलिटी पता थी। सोशल स्टेटस का डिफरेंस मेरे दिमाग में एकदम क्लियर था। वो एक टॉप लेवल की कोल्ड हार्टेड सीईओ है और मैं एक नॉर्मल सा एम्प्लॉई। कुछ सेकंड सोचने के बाद शनयुशी ने बहुत शांत टोन में कहा, सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छी लगी। उसकी बात सुनकर मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया और मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या रिएक्ट करूं। इसलिए मैं चुप ही रहा। पर शनयुशी की अगली बात ने मुझे पूरी तरह से शॉक कर दिया। उसने पूछा, क्या तुम्हें मुझ में कोई कमी नजर आती है? मैं अभी भी खामोश था। तभी शनयुशी ने ड्रॉर से एक चाबी निकाली और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, तुम्हें घर रेंट पर लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये तानचन येपिन के ग्रैंड विला की चाबी है। ओ भाई, उस विला की वैल्यू करोड़ों में थी और उसने यूं ही वो चाबी मुझे दे दी। आखिर उसका मतलब क्या था? मैंने मजाक करते हुए पूछा, बॉस शन, क्या आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड चाहिए? पर शन यूशी ने सीधा पॉइंट पर आते हुए अपना प्लान बता दिया। हम एक डील क्यों नहीं कर लेते? मैं तुम्हारे फैमिली ग्रुप में एक परफेक्ट फ्यूचर डॉटर इन लॉ की एक्टिंग कंटिन्यू करूंगी और बदले में तुम्हें मेरी फैमिली को हैंडल करने में मेरी हेल्प करनी होगी। मैंने अभी तुम्हारी प्रोफाइल देखी। तुम 23 साल के हो और मैं 28 की हो चुकी हूँ। मैरिज प्रेशर को लेकर मेरी टेंशन तुमसे कई गुना ज्यादा है। तो बताओ, तुम्हें मेरा ये प्लान कैसा लगा? मैं अब पूरी तरह समझ चुका था। ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक सॉलिड प्लान था। और सच कहो तो ये बॉस खूबसूरत तो बहुत है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी मॉम इसे सच में बहुत पसंद करने लगी हैं। अगर मैंने अचानक से उन्हें जाकर सारा सच बता दिया तो वो शायद इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। तो क्यों ना मैं इस डील को हाँ कह दूं। इसमें मेरा कोई नुकसान तो है नहीं। मुझे देखकर शमयूशी ने अपनी पॉकेट से एक और चाबी निकाली। ये स्वान लेक के पास वाले विला की चाबी है। अगर तुम्हें वो छोटा लग रहा हो तो तुम इसे रख सकते हो। मैंने अपने मन में खुद को कोसा, अगर मैंने अब भी इनकार किया तो क्या ये मुझे पूरा कैसल ही दे देगी? मैंने कहा, रहने दीजिए बॉस शन, आप इसे वापस रख लीजिए। मैं घर का रेंट अफोर्ड कर सकता हूँ, पर आपने अभी जो डील प्रपोज की है, हम उसे ट्राई कर सकते हैं। ये सुनते ही शेन यूशी की खूबसूरत आंखों में एक खुशी सी चमक उठी। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अपना राइट हैंड आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही शार्प स्माइल के साथ बोली, हैप्पी कोऑपरेशन। तो आखिरकार मैं अपनी सीईओ के इस खतरनाक मिशन में शामिल हो ही गया। पर मानना पड़ेगा, इस गेम में मजा बहुत आ रहा है बॉस शेन। तो मैं एनिमी के एरिया में कब एंटर कर रहा हूँ? मेरा मतलब, मैं आपके फैमिली ग्रुप में कब ऐड हो रहा हूँ, ताकि मैं भी आपके एल्डर्स का प्यार फील कर सकूं। अपनी फैमिली का नाम सुनते ही शेन युक्षी के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े चेंज हो गए। वो वापस अपनी चेयर पर बैठी और अपने लेग्स क्रॉस करते हुए बोली, तुम्हें किसी ग्रुप में ऐड होने की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरे पेरेंट्स को हैंडल करना है। मतलब मुझे सिर्फ 2 लोगों को हैंडल करना है। ये तो बहुत सिंपल टास्क है। मैं ये सोचकर थोड़ा रिलैक्स हो गया। तभी शन्युषी की कोल्ड आवाज फिर से गूंजी, मेरे पेरेंट्स को हैंडल करना इतना आसान नहीं है, इसलिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लो। बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें कल समझाती हूँ। हम बात कर ही रहे थे कि कॉरिडोर से हाई हील्स की आवाज आने लगी। ये आवाज शेन्यूशी की सेक्रेटरी सी चिंचिन की थी। 3 बार डोर नॉक करने के बाद आवाज आई, बॉस शन, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? परमिशन मिलने के बाद सी चिंचिन अंदर आई। आई एम सॉरी बॉस शन, मैं शावर ले रही थी। मुझे बारिश का पता नहीं चला और आपको इंतजार करना पड़ा। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वो मेरे को वहां देखकर एकदम डर गई। वो पलटकर मेरी तरफ देखते हुए चिल्लाई, तुम अंदर कैसे आए? इतनी रात को बॉस शैन के ऑफिस में एक आदमी क्या कर रहा है? सिक्योरिटी कहाँ है? इसे अंदर किसने आने दिया? शेन यूशी ने बहुत शांत टोन में कहा, ये डिजाइन डिपार्टमेंट का लिन्युआन है, मैंने ही इसे बुलाया है। शेन यूशी की बात सुनकर सी चिंचिंग ने राहत की सांस ली और मेरी तरफ ध्यान से देखने लगी। तो
यही लिन्युआन है। पिछले दिनों पुराने एरिया के रेनोवेशन प्रोजेक्ट को लेकर बॉस शेन ने बहुत गुस्सा किया था, पर आखिर में इसी का डिजाइन फाइनल हुआ था। वो सच में एक जीनियस डिजाइन था। बड़े बड़े डिजाइनर्स भी वैसा नहीं सोच पाए थे। उस डिजाइन के लिए बॉस शेन ने मीटिंग में इसकी जमकर तारीफ भी की थी। सब जानते हैं कि बॉस शेन से एक तारीफ सुनना मतलब आसमान छूने के बराबर है। उन्होंने ऑफिस में कई बार लिन्यान को ग्रूम करने और उस पर फोकस करने की बात कही थी, इसलिए इसे चिंगचिंग को ये नाम बहुत अच्छी तरह याद था। बस उसने कभी लिन्यान को रियल में नहीं देखा था। आज उसे देखकर वो सोच रही थी कि ये लड़का सिर्फ डिजाइन में ही जीनियस नहीं है, बल्कि दिखने में भी काफी हैंडसम है। 6 फीट की हाइट, एकदम क्लीन लुक, और इसका ड्रेसिंग सेंस भी बहुत इंप्रेसिव है। पर बॉस शेन ने इसे इतनी रात को ऑफिस में क्यों बुलाया है? असिस्टेंट को वहां देखकर मुझे लगा कि अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, इसलिए मैं सीधा शिनयोशी की डेस्क के पास गया। मैं ये सूप वापस ले जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने टिफिन बॉक्स उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मेरी नजरें शनयुक्षी की खूबसूरत आंखों से टकराईं। किसने कहा कि मैं ये सूप नहीं पीऊंगी? उसकी ये बात सुनकर से चिंगचिंग पूरी तरह शॉक में आ गई। आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? सच तो ये था कि शनयुक्षी ने रात से डिनर नहीं किया था, पर वो मेरे सामने खाना नहीं चाहती थी। उसने वापस अपना सिर झुकाया और फाइल पढ़ते हुए एकदम कोल्ड टोन में बोली, सूप यहीं छोड़ दो और तुम जा सकते हो। मजाक चल रहा है क्या? जब तक ये टिफिन बॉक्स यहाँ है मैं भी यहीं हूँ। लिन फैमिली में इतने साल रहने के बाद मुझे इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है, खासकर तब जब मॉम ने पहली बार शेन यूक्शी के लिए सूप भेजा हो। अगर मैं ये खाली बॉक्स वापस लेकर नहीं गया तो मॉम को लगेगा कि या तो तुमने सूप नहीं पिया या मैंने तुम्हें पीते हुए नहीं देखा, और फिर भी मॉम हजार तरह की बातें सोचेंगी। शिनयुशी ने भी इस बारे में सोचा। उस बॉक्स में सिर्फ सूप नहीं था, बल्कि एक माँ का प्यार और केयर थी। अगर वो एक घूंट भी नहीं पीती तो ये बहुत रूड लगता, खासकर तब जब वो मेरी गर्लफ्रेंड होने की एक्टिंग कर रही है। बिना कुछ कहे उसने चुपचाप टिफिन बॉक्स को अपनी तरफ खींच लिया। ये सब देखकर सी चिंग की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहे हो। वो बार बार लिन्युआन की आइडेंटिटी के बारे में सोच रही थी। आखिर ये लड़का है कौन? क्या ये बॉस शैन का कोई बिछड़ा हुआ भाई है? वरना बॉस शैन इसके लाए हुए टिफिन से क्यों खाएंगी? उस टिफिन के अंदर रखा वो बड़ा सा बोन देखकर शेन युक्शी के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। वो नखरे नहीं कर रही थी, बस वो बोन सच में बहुत बड़ा था। नॉर्मली उसके घर पर सर्वेंट्स बहुत छोटे पीसेस में मीट पकाते थे। अपने हाथ के साइज का इतना बड़ा बीफ बोन उसने लाइफ में पहली बार देखा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इसे खाना शुरू कैसे करे। उसे इस तरह परेशान देखकर से चिंग चिंग घबराहट में पसीने पसीने हो रही थी। मैंने कहा, अगर आपको इसे खाने में प्रॉब्लम हो रही है तो रहने दीजिए। मैं मॉम को बोल दूंगा कि आपने सूप पी लिया है। ये बोलकर मैं 2 कदम आगे बढ़ा ताकि मैं खुद उस सूप को खत्म कर दूं। पर तभी शेन यूशी की आंखों में एक अजीब सी वार्निंग दिखाई दी। उसने एकदम स्ट्रिक्ट टोन में कहा, डोंट मूव। इसके बाद उसने उस बड़े से बोन को निकाला और उसके ऊपर से मीट को हाथों से ही अलग कर लिया। फिर वो बहुत आराम से छोटे छोटे बाइट्स लेकर उसे खाने लगी। धीरे धीरे उसने सारा मीट खत्म कर दिया और फिर टिफिन बॉक्स उठाकर सूप का एक घूंट लिया। उस बीफ सूप का रिच टेस्ट और खुशबू सच में बहुत कमाल की थी। एकदम सेटिस्फाइड होकर उसने टिफिन बॉक्स नीचे रखा और मेरी तरफ देखते हुए बोली, अब तुम इसे लेकर जा सकते हो। मैं पूरी तरह शॉक में था, और मुझसे भी बड़ा शौक सी चिंग चिंग को लगा था। बॉस शेन और अपने हाथों से बीफ बोन तोड़कर खा रही हैं, क्या कोई इस बात पर बिलीव करेगा? ये बात तो 100% क्लियर हो चुकी थी कि इस लिन्युआन और बॉस शेन का रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जाते जाते शेन योशी ने कहा, मेरी तरफ से आंटी को थैंक यू बोलना। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना टेस्टी बीफ सूप पिया है। मैं एकदम सुनने खड़ा था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये कोल्ड हार्टेड सीईओ कभी किसी को थैंक यू भी बोलेगी। पर इन सब अजीब हरकतों के बावजूद मुझे ये नई शनयुशी पहले से कहीं ज्यादा अच्छी लग रही थी। पर लिन्यान ने कुछ नहीं कहा। वो थर्मोस लेकर सीईओ ऑफिस से बाहर आ गया। घर पहुंचते ही मॉम ने सवालों की झड़ी लगा दी, सच सच बता, तू और शालजी कब से रिलेशनशिप में हो? मॉम के चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो अपनी इस फ्यूचर डॉटर इन लॉ को कितना पसंद करती हैं। इतनी खूबसूरत, सेंसिबल और इतने अच्छे फैमिली बैकग्राउंड वाली ऐसी लड़कियां आजकल कहाँ मिलती हैं? कल तक तो तू कह रहा था कि तेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और अचानक से आसमान से एक खूबसूरत परी टपक पड़ी जिसके पास कार है, घर है और ऊपर से वो तेरी बॉस भी है।
आखिरकार लिन्यान ने चुप्पी तोड़ी। दरअसल हमें साथ में काफी टाइम हो गया है, पर शाओशी इस साल 28 की हो गई है। उसकी एज मुझसे थोड़ी ज्यादा है, इसलिए मैंने बताने की हिम्मत नहीं की। एज ज्यादा है तो क्या हुआ, आज की सोसाइटी में ये सब कौन देखता है। बस तुम दोनों का प्यार सच्चा होना चाहिए। मैं तुझे बता रही हूँ शाओशी बहुत अच्छी लड़की है। मैं तुझे बता रही हूँ शाओशी बहुत अच्छी लड़की है, उसे हमेशा खुश रखना। लिन्युन हंस पड़ा। आपको कैसे पता कि वो इतनी अच्छी है? मुझे कैसे नहीं पता होगा, मैंने अभी उससे चैट की। मैंने पूछा कि वो घर पहुंच गई क्या, तो वो बोली कि वो घर की क्लीनिंग कर रही है, ताकि जब तू वहां शिफ्ट हो तो तुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और कंफर्टेबल फील हो। ये बोलकर मॉम ने फैमिली ग्रुप ओपन किया और लिनमान को खुद पढ़ने को कहा। शन यूशी ने तो ग्रुप में बेडरूम की पिक्चर भी सेंड की थी। बेड बहुत बड़ा और सॉफ्ट लग रहा था, और उस पर दो बड़े बड़े कुशन्स भी रखे थे। सच में वो बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। उसके बाद तो जैसे फैमिली मेंबर्स ने शन योक्सी की तारीफों की बारिश ही कर दी। सब उसकी ड्यूटी और केयर की जमकर तारीफ कर रहे थे। सच कहूं तो लिनन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा इतने एटीट्यूड में रहने वाली बॉस शन उसके फैमिली ग्रुप में आकर बिल्कुल ही बदल कैसे गई है। और सबसे अनबिलीवेबल बात तो ये थी कि वो क्यूट इमोजी सेंड कर रही थी। इसी सब के बारे में सोचते सोचते पूरी रात निकल गई और वो सो ही नहीं पाया। उसे पक्का इंसोम्निया हो गया था। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो 8 बज चुके थे। उसने गहरी सांस ली और सोचा, चलो अब उठकर अपनी सीईओ शन युक्सी का पेट पालने का टाइम आ गया है। आखिर वो उसकी बॉस है। अगर वो मेहनत करेगा तभी तो बॉस एक लग्जरी लाइफ जी पाएगी। तो लीगली देखा जाए तो वो अपनी बॉस को पाल ही रहा है ना। लिनयान उठा और सीधा लिविंग रूम में गया। उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर एक प्लास्टिक बैग में 4 गर्मा गर्म बन्स रखे थे। उसने तुरंत एक बन निकाला और मुंह में ठूंस लिया, और बन खाते खाते अपनी जैकेट पहनकर अपनी इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ बढ़ गया। कंपनी पहुंचते पहुंचते पूरे 9 बज चुके थे। उसने अपने लिए एक ग्लास वार्म वाटर लिया और पानी पीते पीते अपना मोबाइल निकाला, ताकि फैमिली ग्रुप में अपनी डेली अटेंडेंस लगा सके। उसने जैसे ही ग्रुप ओपन किया उसके होश ही उड़ गए। बॉस शन तो सच में नेक्स्ट लेवल डेडिकेटेड निकली। उसने सुबह 6 बजे ही ग्रुप में अपनी जॉगिंग की अपडेट डाल दी थी, और साथ में एक मैसेज भी था, न्यू डे, ऑल द बेस्ट एवरीवन। और उसके ठीक नीचे आंटी और मॉम के रिप्लाईज की लाइन लगी हुई थी। मानना पड़ेगा, एज के साथ लोग सुबह जल्दी उठने लगते हैं। घर के सारे एल्डर्स सुबह जल्दी उठते हैं और अपनी हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। शेन यूशी को इतनी सुबह जॉगिंग करते देख वो सब बहुत खुश थे। कि आजकल के यंग लोगों का फिटनेस पर इतना फोकस करना सच में बहुत बड़ी बात है। मॉम ने तो ग्रुप में यहाँ तक कह दिया था कि फ्यूचर में शेन युक्सी उन्हें भी अपने साथ जॉगिंग पर लेकर जाए, ताकि उनका ये आलस भी थोड़ा दूर हो सके। ये सब पढ़कर लिन्युआन पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। क्या जॉगिंग करने से इंसान इमॉर्टल हो जाता है? लिन्युआन का मैसेज देखते ही मॉम ने तुरंत रिप्लाई किया, क्या तूने टेबल पे रखे बंस ले लिए हैं? लिन्युआन ने रिप्लाई किया, हाँ ले लिए। पर इस बार बंस का टेस्ट कुछ खास नहीं था। मॉम ने गुस्से में रिप्लाई किया, वो बंस तेरे लिए थे नालायक, वो मैंने शाओसी के लिए बनाए थे। क्या तूने वो चारों बंस अकेले खा लिए? मैं भी सोचूं। आज मॉम इतनी लविंग कैसे हो गई कि सुबह सुबह मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। मुझे क्या पता था कि वो सब शेन यूशी के लिए था। अब लिन्युआन ग्रुप में क्या ही बहस करता। रास्ते में बाइक चलाते हुए बंस खाने के अलावा कोई और काम तो था नहीं, तो उसने चारों बंस ठूंस लिए थे। वहीं दूसरी तरफ शेन युक्शी अपने ऑफिस में बैठकर कॉफी पी रही थी, और साथ ही कंप्यूटर पर सदर्न फैमिली के साथ कैसे एडजस्ट करें पर आर्टिकल्स पढ़ रही थी। शेन युक्शी नेचर से ही बहुत सीरियस और डेडिकेटेड इंसान है। वो जो भी टास्क हाथ में लेती है उसे अपना बेस्ट देकर ही पूरा करती है। यहाँ तक कि एक फेक डॉटर इन लॉ का रोल प्ले करने में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। वो पूरे फोकस के साथ आर्टिकल पढ़ ही रही थी। तभी उसे एक प्राइवेट मैसेज आया, बॉस शेन, जरा फैमिली ग्रुप चेक कीजिए। शनयूशी ने तुरंत ग्रुप ओपन किया। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसे पूरी स्टोरी समझ आ गई थी। मॉम के बनाए बंस लिन्युआन में खा लिए थे, और अब वो बुरी तरह भड़की हुई थी। शिनयूक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए, पर अंदर ही अंदर उसे ये केयर बहुत टच कर रही थी। उसने तुरंत रिप्लाई किया, आंटी प्लीज गुस्सा मत कीजिए। दरअसल मैं आजकल डाइट पर हूँ, बंस खाने से वेट गेन हो सकता है, इसलिए मैंने ही लिनियान को खाने के लिए कहा था और एक्सपेक्टेड था।
फ्यूचर डॉटर इन लॉ का मैसेज आते ही मॉम का पूरा फोकस लिनियान से हटकर शन यूक्षी पर शिफ्ट हो गया। शौशी, कहीं इस नालायक ने तुम्हें ये सब बोलने के लिए फोर्स तो नहीं किया ना? तुम मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारी साइड लूंगी। तुम मुझे बहुत वीक लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें हेल्दी फील कराने के लिए वो बनाए थे। तुम्हारा वर्क शेड्यूल इतना बिजी होता है, अगर तुम अच्छा खाना नहीं खाओगी तो कैसे चलेगा? तुम्हें क्या खाना पसंद है? कल मैं तुम्हारे लिए वही बनाऊंगी और लिन्युआन के हाथ भिजवा दूंगी। अब से तुम्हारे खाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बाहर का खाना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता। लिन्युआन की मॉम चाहे उससे कितनी भी स्ट्रिक्ट क्यों ना हो, पर दूसरों के लिए उनका नेचर बहुत लविंग है। शनयुक्शी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि आंटी उसके ब्रेकफास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगी। वो इमोशनल होकर अपने होंठ चबाने लगी। उसे अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। सच कहूं तो इतने सालों से वो बिजनेस संभाल रही है, पर खुद उसकी मॉम ने कभी उससे ये नहीं पूछा कि उसने ठीक से खाना खाया भी है या नहीं। उन्हें तो बस इसी बात की टेंशन रहती है कि शिन फैमिली की लेगेसी आगे कब बढ़ेगी। पर इमोशंस अपनी जगह हैं। शेन युक्षी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि लिन्युआन की मॉम उसके लिए रोज सुबह उठकर ब्रेकफास्ट बनाए। ये उनके लिए बहुत ट्रबल का काम होगा, और वो इतना एहसान कैसे ले सकती है? उसने मैसेज किया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आंटी। हमारी कंपनी में एक कैफेटेरिया है और वहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है। शेन यूशी का ये रिप्लाई देखकर लिन्युआन को बहुत हंसी आ रही थी, जैसे कोई अपना ही प्रमोशन कर रहा हो। ये सच है कि कंपनी का खाना अच्छा था, पर लिन्युआन खुद को हंसने से रोक नहीं पा रहा था। खैर, मजाक अपनी जगह है। उसने तुरंत शेन यूशी को सपोर्ट करते हुए ग्रुप में मैसेज किया, हाँ मम, हमारी बॉस बहुत अच्छी हैं। कैफेटेरिया सच में टॉप क्लास है। वहाँ हमें डेली 4 कोर्सेज की डिश और सूप मिलता है, और चिकन लेग्स भी। लिन्युआन मोबाइल हाथ में लिए ग्रुप में चैट कर ही रहा था। तभी उसे अपने कलीग शावांग की आवाज आई। मैंने अभी उस जिंदा शैतान को देखा है। सुबह सुबह वो ऐसे मुंह फुलाए घूम रहा है, जैसे किसी ने उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली हो। मुझे पक्का यकीन है वो भी आकर हम सबकी क्लास लगाने वाला है। वो जिस शैतान की बात कर रहे थे, उसका नाम डोंग नैनफोंग था। वो डिजाइन डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर था। उसका सिर्फ पेट ही बड़ा नहीं है, उसका एटीट्यूड भी बहुत खराब है। उस शैतान डोंग नैनफेंग का खराब मूड देखकर उसके आने से पहले ही डिपार्टमेंट की सांसें अटकने लगी थीं। मैंने सुना है कि पुराने नेबरहुड वाले प्रोजेक्ट में उसे इस बार कोई एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मिला। उसके कहे मुताबिक मटेरियल्स ऑर्डर नहीं हुए, तो वो बीच का कमीशन नहीं खा पाया। डोंग नैनफोंग का कमीशन खाना कंपनी में एक ओपन सीक्रेट बन चुका था। वो हर बार फाइनल डिजाइन में चुपके से चीप मटेरियल्स ऐड कर देता था। पर ये पुराना नेबरहुड रेनोवेशन प्रोजेक्ट खुद सीईओ शेन यूशी ने असाइन किया था। ये कंपनी का स्टार प्रोजेक्ट है, जिसके दम पर कंपनी की मार्केटिंग होने वाली है। अगर ये प्रोजेक्ट खराब हुआ तो बॉस शेन किसी को नहीं छोड़ेगी। इसलिए डिजाइनर्स ने डायरेक्टली मटेरियल्स चेंज करने से साफ इनकार कर दिया था। अब जब डोंग नैनफेंग को कोई कमीशन नहीं मिला, तो उसका भड़कना लाजिमी था। वो सब इस बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि कॉरिडोर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। लिन युआन, जरा मेरे कैबिन में आना। उस शैतान बॉस की आवाज सुनते ही पूरे डिपार्टमेंट की नजरें लिन युआन पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे आज बलि का बकरा लिन युआन ही बनने वाला है। डोंग नैनफोंग अपना सारा गुस्सा पक्का लिन युआन पर ही निकालेगा। लिन युआन को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बॉस उसे एक फ्रेशर को क्यों बुलाएगा, पर वो बिल्कुल भी डरा नहीं। उसने ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे बॉस को गुस्सा आए। वो बहुत ही रिलैक्स होकर अपनी चेयर से उठा और डोंग नैनफेंग के पीछे पीछे उसके कैबिन में चला गया। डोंग नैनफेंग ने कैबिन में आते ही लिन्युआन को डोर क्लोज करने का इशारा किया। डोर क्लोज होते ही उसने लिन्युआन को बैठने के लिए कहा। अब लिन्युआन को पूरी स्टोरी क्लियर हो चुकी थी। ये कमीना बॉस पक्का उस पुराने नेबरहुड वाले डिजाइन के लिए ही बात करने वाला है। बस उसे एक ही बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर डोंग नैनफोंग इतना डेयरिंग कैसे हो सकता है। सीईओ शनयूशी के फाइनल किए हुए डिजाइन में छेड़छाड़ करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? कंपनी ज्वाइन करते ही तुमने सबका दिल जीत लिया। तुम्हारा फ्यूचर सच में बहुत ब्राइट है। इतना कहकर डोंग नैनफेंग का टोन एकदम सीरियस हो गया। पर सोसाइटी में एंटर करते ही गेम पूरी तरह बदल जाता है। स्कूल कॉलेज में अगर तुम ब्राइट स्टूडेंट हो तो टीचर्स की बात ना मानकर भी तुम टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। पर कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिल्कुल अलग है। यहाँ टाइमिंग, सिचुएशन और राइट कॉन्टैक्ट्स बहुत मैटर करते हैं। लिन्युआन को चुप देखकर डोंग नैनफोंग ने आगे कहा, सच कहूं तो मैं तुम में बहुत पोटेंशियल देखता हूं। अगर तुम अच्छे से काम करो
तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि प्रोबेशन के बाद रेगुलर एम्प्लॉयज़ की लिस्ट में तुम्हारा नाम पक्का होगा। सिर्फ रेगुलर ही नहीं, तुम्हारा पैकेज भी बढ़ाया जा सकता है। लिनन बस मुस्कुराते हुए उसकी शक्ल देख रहा था। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये अच्छे से काम करने का मतलब आखिर क्या है। डोंग नैनफोंग अपनी चेयर पर आगे की तरफ झुका। बहुत सिंपल है, तुम्हें अपने डिजाइन में थोड़ा सा चेंज करना होगा। डिजाइन नहीं, बस उसमें यूज होने वाले मटेरियल्स की लिस्ट को मॉडिफाई करना है, और फिर तुम्हें जाकर खुद बॉस शेन को इसे एक्सप्लेन करना होगा। ये कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। लिन्यून उसे घूर रहा था। ये शातिर लोमड़ी चाहती है कि मैं मटेरियल्स चेंज कर दूं ताकि ये अपने सप्लायर से चीप मटेरियल ऑर्डर करवा कर अपना कमीशन खा सके। क्या प्लान बनाया है? दूसरी तरफ डिपार्टमेंट में हर कोई लिन्युआन और उस शैतान डोंग नैनफोंग के बारे में ही डिस्कस कर रहा था। डोंग नैनफोंग को सुपरवाइजर बने 5 साल हुए हैं और उसने एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीद लिया है। 18,000 की मंथली सैलरी में क्या कोई 5 साल में लग्जरी हाउस अफोर्ड कर सकता है? डोंग नैनफोंग के इस करप्शन को लेकर पूरे डिपार्टमेंट को उससे नफरत थी, बिल्कुल किसी कीड़े की तरह। पर सब बॉटम लेवल के एम्प्लॉयज थे, इसलिए उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो बॉस के खिलाफ आवाज उठा सकें। पर पीछे से पीठ पीछे बातें करके वो अपनी भड़ास तो निकाल ही सकते थे ना। वो सब पूरी एनर्जी के साथ गॉसिप कर ही रहे थे कि अचानक डोर नॉक हुआ और एक वाइट सूट स्कर्ट पहने सी चिंग चिंग अंदर आई। उसके हाथ में एक ब्लैक अम्ब्रेला था। क्या लिन्युआन यहाँ है? कंपनी में ऐसा कोई नहीं था जो सी चिंग चिंग को ना जानता हो। नॉर्मली वो सिर्फ इस फ्लोर से गुजरती थी, पर आज वो खास तौर पर किसी को ढूंढने आई थी। ये आखिर चल क्या रहा है? सुबह सुबह सुपरवाइजर लिन्युआन को बुला रहा है और अब बॉस शेन को भी लिन्युआन चाहिए। असिस्टेंट से लिन्युआन को सुपरवाइजर डोंग अपने कैबिन में ले गए हैं। सी चिंगचिंग ने उन्हें थैंक यू बोला और डोंग नैनफेंग के कैबिन की तरफ बढ़ गई। डोंग नैनफेंग का कैबिन डिजाइन डिपार्टमेंट के एकदम लास्ट कॉर्नर में था। सी चिंगचिंग जैसे ही डो के पास पहुंची, उसे अंदर से बातें करने की आवाजें आने लगी। सुपरवाइजर डोंग, आप तो मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। मैंने डिजाइन में जो मटेरियल्स यूज किए हैं वो सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हैं, और वैसे भी वो नेबरहुड बहुत पुराना और खराब हालत में है। अगर वहां रहने वाले लोग हाई एंड मटेरियल्स अफोर्ड कर पाते तो वो उस बेकार सी जगह पर क्यों रहते? कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो लोग नए घर नहीं खरीद सकते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वो अपने घर को रेनोवेट भी नहीं करवा सकते। डोंग नैनफोंग की फ्रस्ट्रेटेड टोन से साफ पता चल रहा था कि वो लिन्युआन की बातों से बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहा था। लिन्युआन बस हंस दिया। आप जिन एरियाज की बात कर रहे हैं वो हाई एंड नेबरहुड्स हैं, जहाँ 20,000 स्क्वायर मीटर वाले एक्सपेंसिव घर होते हैं, है ना? शायद आपने उस नेबरहुड को विजिट नहीं किया है। वहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग रिटायर्ड अंकल्स और आंटीज हैं, और कुछ ऐसे यंग लोग हैं जो अभी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ओल्ड एज लोग कभी भी रेनोवेशन पर इतना पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, और जो यंग लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो पैसे सेव होते ही तुरंत वहां से शिफ्ट हो जाएंगे। वो घर इतने छोटे हैं कि मैरिज के बाद वहां रहना पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब उनके लिए बजट फ्रेंडली और प्रैक्टिकल डिजाइन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सच कहूं तो डिजाइनर्स को फोर्स करके मटेरियल्स चेंज करवाना डोंग नैनफोंग का पुराना खेल है, पर नॉर्मली उसे डिजाइनर्स को इतना समझाना ही पड़ता था। वो इतनी देर से पूरी पेशेंस के साथ लिन्युअन को कन्विंस कर रहा था। इतना समझाता तो एक पत्थर भी समझ जाता। लिन्युआन ये सब जानबूझकर कर रहा था। अगर डोंग नैनफोंग को पैसों की इमरजेंसी ना होती तो वो खुद लिन्युआन को फोर्स नहीं करता। आखिरकार ये प्रोजेक्ट खुद बॉस शेन ने फाइनल किया था, पर कुछ दिन पहले ही उसकी मदर इन लॉ का एक्सीडेंट हो गया था और उनके हॉस्पिटल बिल्स में ही लाखों रुपए खर्च हो चुके थे। ये नेबरहुड रेनोवेशन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 2 बिल्डिंग्स के मटेरियल से ही उसे लाखों का किकबैक मिल सकता था। इसलिए आज चाहे कुछ भी हो जाए, उसे लिन्योन से वो मटेरियल्स चेंज करवाने ही थे। लिन्योन बस अपने अच्छे डिजाइन के घमंड में उड़ रहा है। एक फ्रेशर जिसे आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, वो अपने बॉस को चैलेंज कर रहा है। डोंग नैनफोंग ने ताना मारते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि डिजाइनर लिन का एटीट्यूड इतना खराब है। सी चिंगचिंग तो बस एक अम्ब्रेला डिलीवर करने आई थी, पर उसे नहीं पता था कि उसे ये सब सुनने को मिलेगा। वो और भी बातें सुनना चाहती थी, पर किसी की प्राइवेट बातें सुनना अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसने दरवाजा नॉक कर दिया। नॉक की आवाज सुनते ही सुपरवाइजर डोंग ने गुस्से में ग्लास डोर की तरफ देखा, पर सीईओ शेन के असिस्टेंट को देखते ही उसके चेहरे पर एक झूठी खुशी आ गई। असिस्टेंट से, आप यहाँ कैसे? उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे बदल गए
जैसे किसी भिखारी को लॉटरी लग गई हो। सी चिंगचिंग ने बहुत पोलाइटली स्माइल किया और अपनी चेयर पर बैठे लिन्यान की तरफ देखकर कहा, बॉस शेन ने मुझे ये अम्ब्रेला तुम्हें देने के लिए भेजा है। और ये बोलते ही उसने एक लाइन और ऐड की, बॉस शेन ने कहा है कि जब तुम अपना काम खत्म कर लो तो उनसे मिलने ऑफिस आ जाना, उन्हें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुनते ही डोंग नानफैंग के होश उड़ गए। उसने हैरान होकर अपना चश्मा ठीक किया और कभी सी चिंगटिंग तो कभी लिन्युआन को देखने लगा। ये आखिर चल क्या रहा है? बॉस शेन इसे अम्ब्रेला क्यों भेजेंगी, और वो भी ये मैसेज कि काम खत्म होने के बाद आराम से आना। बॉस शेन जब भी किसी को बुलाती है तो उनका ऑर्डर होता है कि अभी के अभी मेरे कैबिन में आओ, और वो इस फ्रेशर को काम खत्म करने का टाइम दे रही है। कंपनी में 5 साल से काम कर रहे बॉस ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी एम्प्लॉय को ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट मिलते देखा था। लिनवान ने आराम से अपना हाथ आगे बढ़ाकर अम्ब्रेला ले लिया और एक पोलाइट स्माइल दी। से चिंचिंग ने अपना मैसेज डिलीवर किया, डोंग नैनफोंग की तरफ एक वार्निंग लुक दिया और मुड़कर कैबिन से बाहर निकल गई। लिन्युआन के हाथ में उस अम्ब्रेला को देखकर डोंग नैनफोंग गहरी सोच में डूब गया। फाइल्स या बोनस भिजवाना तो समझ आता है, पर ये अम्ब्रेला भेजने का मतलब तो बहुत गहरा है। कंपनी की टॉप सीईओ खुद एक एम्प्लॉय को अम्ब्रेला भेज रही है, वो भी ठीक उस वक्त जब वो उसे मटेरियल्स चेंज करने के लिए फोर्स कर रहा है। डोंग नैनफेंग अब सच में बुरी तरह डर गया था। उसने अभी अपनी बात खत्म ही की थी और बॉस शेन ने तुरंत इस लड़के को एक अम्ब्रेला भिजवा दिया। क्या इस अम्ब्रेला का मतलब प्रोटेक्शन है? अगर सच में ऐसा हुआ तो मेरा तो करियर ही खत्म हो जाएगा। डोंग नैनफोंग जितना सोच रहा था, उसकी घबराहट उतनी ही बढ़ रही थी। इतनी सर्दी में भी उसके पसीने छूट रहे थे। डोंग नैनफोंग के उस मोटे डरे हुए चेहरे को देखने से ज्यादा लिन्यान को इस बात की टेंशन थी कि आखिर बॉस शेन ने उसे क्यों बुलाया है। कहीं मॉम ने उसके सूप में कोई मेडिसिन तो नहीं मिला थी। मुझे जाकर अभी चेक करना होगा। ये सोचते ही लिन्यान तुरंत चेयर से उठा और बोला, सुपरवाइजर डोंग, मुझे जो बोलना था मैं बोल चुका हूँ, मुझे और भी काम है, तो मैं चलता हूँ। लिन्यान और डोंग नैनफेंग। लिन्यान पलटकर सीईओ कैबिन की तरफ चला गया। आज शन युक्सी ने ब्राउन कलर का सूट पहना हुआ था और उसके नीचे मैचिंग सिल्क ड्रेस, पैरों में ब्राउन हील्स। उसे देखते ही जो पहला वर्ड दिमाग में आता था वो था एलिगेंस। उसके ब्राउन शाइनी बालों को गोल्डन क्लिप से बांधा हुआ था, जिससे उसका स्ट्रिक्ट बॉस वाला लुक थोड़ा सॉफ्ट हो गया था। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, काम और हाई क्लास लग रही थी। जब असिस्टेंट सी चिंचिंग ऑफिस में आई तो वो अपनी चेयर पर बैठी आराम से फैमिली ग्रुप की चैट्स पढ़ रही थी। एक टॉप कोल्ड हार्टेड सीईओ छुप छुप कर अपने एम्प्लॉय के फैमिली ग्रुप की चैट्स पढ़ रही है। अगर कोई ये बात बाहर बता दे तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा। बॉस शेन, मैं अभी लिन्युआन को अम्ब्रेला देने गई थी। मैंने सुपरवाइजर डॉम को उसे मटेरियल्स चेंज करने के लिए फोर्स करते हुए सुना। ये सुनकर शेन यूक्सी के चेहरे से वो खुशी तुरंत गायब हो गई। मटेरियल्स चेंज करना? हाँ, वो उसे मटेरियल्स चेंज करने के लिए फोर्स कर रहे थे। शेन युक्सी स्लोली अपनी चेयर पर पीछे की तरफ हुई। उसकी खूबसूरत आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई और उसकी आवाज में एक वार्निंग थी। तो ये बात है? बहुत इंटरेस्टिंग। साफ पता चल रहा था कि उसे डोंग मैनफिंग की कमीशन खाने वाली बात नहीं पता थी, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस बात से कोई हैरानी भी नहीं हुई। एक कंपनी में जहां हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनमें से 50% तो सिर्फ टाइम पास करके सैलरी लेते हैं, 30% सिर्फ शो ऑफ करते हैं कि वो मेहनत कर रहे हैं, और सिर्फ 15% ही सच में कंपनी के लिए काम करते हैं। बाकी बचे 5% डोंग नानफेंग जैसे लोग होते हैं जो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर कंपनी को लूटते हैं। शन यूसी इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड की रियलिटी को बहुत अच्छे से समझती थी। ये हर कंपनी की स्टोरी है, पर डॉन नैनफोंग से ज्यादा उसे लिन्यान के डिसीजन में इंटरेस्ट था। वो टैलेंटेड फ्रेशर जो अब उसका फेक बॉयफ्रेंड भी है। उसका रिएक्शन क्या था? उसने क्या जवाब दिया? शेन्यूशी ने अपना मोबाइल नीचे रखा। उसके चेहरे पर इंटरेस्ट साफ दिख रहा था। सुपरवाइजर डॉन ने कहा कि लिन्यान को वो मटेरियल्स यूज करने होंगे। मुझे लगता है कि उनका उन मटेरियल सप्लायर्स के साथ कोई लॉन्ग टर्म टाई अप है। ऐसे लोगों को तुरंत फायर कर देना चाहिए। ये कंपनी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहे हैं ये सब। शन यूशी ने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरा मतलब है, लिन युआन का क्या रिएक्शन था? सिचिंगचिंग एकदम चुप हो गई। जो वो बोलना चाहती थी वो उसके गले में ही अटक गया। उसने हैरानी से शन यूशी की तरफ देखा।
ऐसे सिचुएशन में बॉस शेन को डोंग नैनफोंग के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए। वो डोंग नैनफोंग के बारे में छोड़कर लिनयन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या बॉस का फोकस चेंज हो गया है? पर वो बॉस से बहस तो कर नहीं सकती थी, इसलिए उसने मासूमियत से पलके झपकाते हुए कहा, लिनयन ने अभी कुछ कहा ही नहीं था कि उन्होंने मुझे देख लिया और मैं सीधा आपकी कैबिन में आ गई। इतना कहकर उसने डरते हुए एक लाइन और ऐड कर दी, कहीं शनयूशी उससे गुस्सा ना हो जाए। पर लिन्युआन की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो मटेरियल्स चेंज करने के अगेंस्ट है। ये सुनकर शनयूशी के चेहरे पर एक खुशी की मुस्कान आ गई, जैसे उसे वही आंसर मिला हो जो वो सुनना चाहती थी। ये तीसरी बार था जब लिन्युआन ने उसे इम्प्रेस किया था। पहली बार उसका डिजाइन, जो कंपनी के टॉप डिजाइनर्स भी नहीं बना पाए थे, लिन्युआन ने ना सिर्फ उसे कंप्लीट किया बल्कि एक्सपेक्टेशन से बहुत बेटर बनाया। दूसरी बार उसने शेन यूशी का दिया हुआ लग्जरी हाउस लेने से इनकार कर दिया। ऐसा ऑफर कोई पागल ही रिजेक्ट करेगा, पर उसने किया। और तीसरी बार आज एक फ्रेशर जिसे अभी जॉब मिले 1 महीना भी नहीं हुआ है, वो अपने सुपरवाइजर को साफ मना कर रहा है। क्या उसे जॉब से निकाले जाने का डर नहीं है? डोंग नैनफिंग का करप्शन तो एक्सपेक्टेड था, पर लिन्युआन की ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस सच में अनएक्सपेक्टेड था। ऐसा लग रहा है कि ये फेक बॉयफ्रेंड सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी है। तभी डोर नॉक होने की आवाज से शन यूशी का फोकस टूटा। लिन्युआन अंदर आया। उसके हाथ में कॉफी के 2 कप्स थे। शी चिंगचिंग ने लिन्युआन और शेन यूशी की तरफ देखा और चुपचाप कैबिन से बाहर निकल गई। बॉस शेन, क्या आपने मुझे बुलाया था? दरअसल शेन यूशी ने मॉम के मैरिज प्रेशर से डील करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया था और उसी प्लान को डिस्कस करने के लिए उसने लिन्युआन को बुलाया था। शेन यूशी की मॉम कोई नॉर्मल मॉम नहीं है। उन दोनों के बीच सालों से कोल्ड वॉर चल रही है। वो शेन यूशी को फोर्स करने के लिए कोई भी ट्रिक यूज कर सकती हैं। शेन यूशी अपनी चेयर पर थोड़ा आगे हुई, अपनी खूबसूरत उंगलियों को आपस में क्रॉस किया और अपनी टेबल पे रखते हुए एकदम सीरियस टोन में बोली, बैठो। उसके एक्सप्रेशंस इतने सीरियस थे कि लिमियान को भी थोड़ी टेंशन होने लगी। मेरी मॉम को हैंडल करना इतना आसान नहीं है। वो कभी भी सरप्राइज विजिट कर सकती हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी कुछ पर्सनल चीजों की जरूरत है। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम जाकर अपने लिए कुछ नया सामान खरीद लेना और उसे मेरे घर पहुंचा देना। उसकी टोन में जरा सा भी इमोशन नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई ऑफिशियल ऑर्डर दे रही हो, पर उसके चेहरे पर गिरते हुए बालों की वजह से वो थोड़ी सॉफ्ट और जेंटल लग रही थी। सुबह की सनलाइट उसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। लिनवान जहां बैठा था वहां से वो शुन्यूशी की आंखों में अपना रिफ्लेक्शन साफ देख सकता था। सच में, जब ये खूबसूरत औरत इतने फोकस के साथ किसी को देखती है तो किसी के भी दिल की धड़कनें रुक सकती हैं। ठीक है, इतना कहकर लिन्यान एक स्माइल के साथ बाहर निकल गया। ऑफिस में सब लोग बेसब्री से लिन्यान का वेट कर रहे थे कि आखिर वो जिंदा वापस आता भी है या नहीं। पहले वो शैतान डोंग नानफंग और फिर कोल्ड हार्टेड बॉस शन, दोनों ही बहुत खतरनाक थे। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि लिमान एक हाथ में कॉफी और दूसरे हाथ में अम्ब्रेला लिए बड़े आराम से अंदर आया। लिन भाई, बॉस शैन ने तुम्हें क्यों बुलाया था? अम्ब्रेला? अम्ब्रेला का क्या मतलब है? उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अम्ब्रेला का कनेक्शन क्या है, पर उन्हें इतना पता था कि ये कुछ तो गड़बड़ है। ये अम्ब्रेला कल बारिश में मैंने बॉस शैन को उधार दिया था, आज बस वही वापस करने आई थी। लिनुआन की बात सुनकर शौशु ने राहत की सांस ली। तो क्या उस शैतान डोंग नैनफोंग ने तुम्हें मटेरियल्स चेंज करने के लिए फोर्स किया? पागल है क्या जो मैं चेंज करूंगा? मैं नहीं करने वाला, लिनुआन ने तुरंत रिप्लाई किया। शौशु को उम्मीद नहीं थी कि ये फ्रेशर इतना डेयरिंग होगा। तो क्या उस शैतान ने तुम्हें वार्निंग नहीं दी? लिन्नर ने हाथ में पकड़ी कॉफी को हिलाते हुए कहा, मेरी हालत देखकर तुम्हें लगता है कि मुझे वार्निंग मिली है? ये बोलकर उसने कॉफी शौशु की तरफ उछाल दी। ये लो, ये तुम्हारे लिए। मुझे चाय पीना ज्यादा पसंद है। शाशु कॉफी पकड़कर शौक में खड़ा था। भाई साहब, डॉन मैनफोंग तो एक नंबर का कंजूस है। उससे कुछ मिलना मतलब चमत्कार, और उसने तुझे कॉफी दी, ये कैसे पॉसिबल है? शाशु का तो दिमाग ही सुन्न हो गया। और पूरे ऑफिस का भी। क्या बकवास चल रही है ये? मैं 3 साल से यहाँ हूँ और आज तक डोंग नैनफोंग ने मुझे एक चाय तक नहीं पिलाई।
आज ये क्या जादू हो गया, ये तो नेक्स्ट लेवल अनबिलीवेबल है। किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि डोंग नैनफंग इतनी आसानी से लिनयुआन को छोड़ देगा और ऊपर से कॉफी भी पिलाएगा। दाल में कुछ तो काला है। लिनयन ने सोचा भी नहीं था कि उसके कलीग्स इतने क्यूरियस होंगे। उसने एक गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखते हुए कहा, अब जब तुम सब इतना जानना ही चाहते हो तो मैं सच बता ही देता हूँ। बॉस शेन मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या बॉस शन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? भाई, सोचने की भी एक लिमिट होती है। शाओशु ने तुरंत लिनयान को चुप कराया। बॉस शैन तो कंपनी में किसी गॉडेस की तरह है। वो काम के अलावा किसी की तरफ मुड़कर भी नहीं देखती। एक फ्रेशर की हिम्मत कैसे हुई उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बोलने की? 5 साल पुराने एम्प्लॉय की भी ये बोलने की हिम्मत नहीं होगी। ये बकवास किसी और के सामने मत करना। अगर बॉस शैन के कानों तक ये बात पहुंच गई तो वो तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद करवा देंगी। और लिनियन कोई मजाक थोड़े कर रहा था। वो तो 100% सीरियस था। बॉस शेन कौन है? वो आइस क्वीन है। अगर उन्हें पता चला कि लिनियन उनके नाम पर ऐसी बातें कर रहा है तो वो सच में उसका मुंह सिल देंगी। ऑफिस में गॉसिप करते करते 11:59 हो गए और बस 1 मिनट बाद ही लंच टाइम होने वाला था। लंच टाइम स्टार्ट होते ही फैमिली ग्रुप फिर से एक्टिव हो गया। लिनयान की सिस्टर लिन केके ने अपने लंच की फोटो सेंड की। एक बीफ कैसरोल, चिकन विंग्स और साथ में योगर्ट। लिनयान को अपनी सिस्टर की पोस्ट में एक अजीब सा दिखावा फील हुआ तो उसने तुरंत रिप्लाई किया, इतना ज्यादा मत खा, मोटी हो जाएगी। क्या ये बात मेरी सिस्टर लॉ भी मानती हैं? ये लिखकर केके ने शेन योशी को टैग कर दिया। लिनयान का तो दिमाग खराब हो गया। हर बात में शेन योशी को बीच में क्यों लाना है? अभी शेन योशी ने कोई रिप्लाई नहीं किया था कि मॉम का मैसेज आ गया, तुम और शाओसी लंच में क्या खा रहे हो? मॉम, अभी तो बस लंच टाइम स्टार्ट हुआ है, हम अभी कैफेटेरिया नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, जब पहुंच जाओ तो अपनी प्लेट्स की फोटो सेंड करना। मुझे देखना है कि मेरी प्यारी बहू क्या खा रही है। अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो मैं खुद घर से बनाकर भेजूंगी। लिनवान ने खुद को एक थप्पड़ मारने का सोचा, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। मैंने ये क्यों नहीं बोल दिया कि वो बिजी है और लंच नहीं कर रही। अब मुझे उसके साथ लंच करने जाना पड़ेगा। क्या वो सच में कैफेटेरिया का खाना खाएगी? लिनवान ने हिम्मत करके शेन यूशी को प्राइवेट मैसेज किया, बॉस शेन, क्या मैं आपको लंच पर ट्रीट दे सकता हूँ? शेन यूशी दरअसल चुपचाप फैमिली ग्रुप की चैट ही पढ़ रही थी। उसे पता था कि लिनियन पक्का मैसेज करेगा। मैसेज देखते ही उसके खूबसूरत चेहरे पर एक विक्टोरियस स्माइल आ गई। लिनियन को समझ आ गया था कि ये सब इतना सिंपल नहीं होने वाला। ये फीमेल डेविल फिर से कोई गेम खेल रही है। बॉस शेन, प्लीज मान जाइए। लिन्युआन का मैसेज देखकर शनयुक्सी के दिमाग में तुरंत लिन्युआन का डरा हुआ चेहरा आ गया जो उससे माफी मांग रहा था। बहुत उड़ रहे थे ना? अब आना मेरे कैबिन में, तब बताऊंगी। और यहाँ सी चिंग चिंग शनयुक्सी के लिए लंच लेकर आ चुकी थी और टेबल पर सेट कर रही थी। शनयुक्सी अपने फोन में बिजी थी। असिस्टेंट सी ने बहुत आराम से कहा, बॉस शन, लंच रेडी है। शनयुक्सी ने फोन से नजरें हटाए बिना ही कहा, एक प्लेट और ऑर्डर कर दो। सी चिंग चिंग एकदम सुन्न हो गई। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया है। कल रात से बॉस शेन कुछ अजीब बिहेव नहीं कर रही है। जो इंसान मुश्किल से आधी प्लेट खाना खाता है वो आज 2 प्लेट्स ऑर्डर कर रहा है। तभी डोंग नैनफेंग ने कैबिन का डोर नॉक किया और अंदर आ गया। शनयुक्शी ने एक सेकंड के लिए डोंग नैनफेंग की तरफ देखा और फिर वापस अपनी स्क्रीन पर फोकस करते हुए कोल्ड टोन में बोली, तुम डिजाइनर्स को हरास करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी ठंडी आवाज सुनते ही डोंग नानफेंग की हालत खराब हो गई। उसे पसीने आने लगे और पैर कांपने लगे। बॉस शेन, आई एम रियली सॉरी। मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैंने मटेरियल्स चेंज करने का सोचा। पर मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगा। दोबारा नहीं करोगे? क्या तुम्हें लगता है ये कोई मजाक है? मटेरियल्स चेंज करने के लिए तुमने डिजाइनर्स को फोर्स किया, ओनर्स को नहीं। तुमने एक बार भी सोचा कि अगर प्रोजेक्ट खराब हुआ तो कंपनी की रेपुटेशन का क्या होगा? उसकी आवाज में इतना गुस्सा था जैसे वो डॉन एनफोंग पर गोलियां चला रही हो। डॉन एनफोंग की सांसें अटक गईं और उसके पैर बुरी तरह कांपने लगे। बॉशन, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। शन यूशी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ गई और उसकी बॉसी आवाज पूरे कैबिन में गूंजने लगी। मैं कभी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करती। गलती की है तो उसकी सजा भी मिलेगी। अगर मैंने आज एक डोंग नैनफेंग को माफ कर दिया तो कल कंपनी में 10 नए डोंग नैनफेंग पैदा हो जाएंगे। ये सुनते ही डोंग नैनफेंग के पैरों तले जमीन खिसक गई। 10 डोंग नैनफेंग। उसका दिमाग सुन्न हो गया।
वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, बच्चे हैं, उसकी मदर इन लॉ हॉस्पिटल में है और बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है। घर में कमाने वाला वो अकेला इंसान है। अगर जॉब चली गई तो उसकी पूरी फैमिली सड़क पर आ जाएगी। शेन्युक्शी चौर बोलने ही वाली थी कि उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। नॉर्मली ऐसे टाइम पर वो किसी की कॉल या मैसेज नहीं देखती। पहले वो इस करप्ट इंसान का हिसाब करती, पर फैमिली ग्रुप के मैसेजेस उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके थे। उसने फोन उठाया और लिन्युआन का मैसेज देखा। उसकी खूबसूरत उंगलियां फोन स्क्रीन पर टाइप करने लगी। मुझे बॉस शेन बुलाना बंद करो, अगर आदत पड़ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लिन्युआन ने एक गहरी सांस ली। तो क्या मैं आपको भी दूसरों की तरह शाओजी बुला सकता हूँ? शाओसी, लंच करने का टाइम हो गया है। शनयुक्षी अपनी डेस्क पर बैठी लगातार फोन स्क्रीन को घूर रही थी। काफी देर सोचने के बाद उसके खूबसूरत होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। शाओशी और बॉस शेन एक ऑफिशियल नाम है और दूसरा बहुत ही पर्सनल। फैमिली ग्रुप में सारे एल्डर्स उसे शाओसी ही बुलाते हैं, तो लिनयान का बुलाना भी नॉर्मल है, पर शन युक्सी उससे 4 साल बड़ी है, तो क्या उसे सिस्टर नहीं बुलाना चाहिए? लिनयान को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। माफ करना, अब से मैं आपको सिस्टर शी बुलाऊंगा। और यहाँ डोंग नानफेंग किसी मुजरिम की तरह अपनी सजा का इंतजार कर रहा था। जो भी डिसीजन हो, वो बता क्यों नहीं रही है। और बॉस शन उसे पूरी तरह इग्नोर करके अपने फोन में बिजी थी। डोंग नानफेंग बस डरा हुआ खड़ा था। वो इतनी जोर से सांस भी नहीं ले पा रहा था कि कहीं बॉस शन डिस्टर्ब न हो जाए। शन युक्शी लिनवान के मैसेजेस पढ़कर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्योर और खूबसूरत स्माइल थी, बिल्कुल किसी खिले हुए लिली फ्लावर की तरह। डोंग नैनफेंग ने बॉस शेन को आज तक ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। वो स्माइल खूबसूरत तो थी, पर डोंग नैनफेंग का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था। शनयुक्षी अपनी चेयर पर पीछे हुई और एकदम रिलैक्स होकर लिन्युआन से चैट करने लगी। उसने सामने खड़े डोंग नैनफेंग को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। सिस्टर शी, आप लंच में क्या खाएंगी? ट्रीट मेरी तरफ से। तुम्हें मेरे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। असिस्टेंट सी तुम्हारे लिए लंच लेकर आ रही है। वाओ, सिस्टर ई तो बहुत केयरिंग है। शन युक्शी का मैसेज पढ़ते ही लिनयुन खुशी खुशी ऑफिस से बाहर निकला और एलिवेटर की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो शन युशी के कैबिन के पास से गुजरा, उसे अंदर से शन युशी की कोल्ड आवाज आई। अपना सारा सामान पैक करो और कंपनी से बाहर निकल जाओ। डोंग नैनफेंग सच में ये जॉब नहीं छोड़ना चाहता था। जॉब की सैलरी और फैसिलिटीज दोनों बहुत अच्छी थी। अगर वो यहां से निकाला गया तो उसे ऐसी जॉब दोबारा कभी नहीं मिलेगी। बॉस शन, प्लीज। शेन यूशी अपनी चेयर पर बैठी रही। उसने डोंग नैनफोंग की तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा और एक कोल्ड वार्निंग दी, तुरंत बाहर जाओ। डोंग नैनफोंग माफी मांगना चाहता था, और शेन यूशी की वो खतरनाक आंखें देखकर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसने एक भारी सांस ली और चुपचाप कैबिन से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसकी नजर लिन्युआन पर पड़ी, जो दरवाजे पर ही खड़ा था। लिन्युआन उसे जाते हुए देख रहा था। उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था, पर जो गलत है वो गलत है। करप्शन को किसी भी रीजन से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लिन्युआन के हिसाब से ऐसे लोगों का कंपनी से जाना ही ठीक है, पर मानना पड़ेगा सिस्टर ये डिसीजंस लेने में बहुत स्ट्रिक्ट हैं। अभी इस होल इंसिडेंट को 2 घंटे भी नहीं हुए थे और डोंग नैनफैन को फायर कर दिया गया। लिन्युआन ने एक गहरी सांस ली। लगता है मुझे भी इनसे पंगे लेने से बचना होगा। लिन्युआन को देखते ही शैन युक्षी की आंखों का गुस्सा गायब हो गया और एक जेंटल स्माइल आ गई। उसने टेबल पर रखे लंच की तरफ इशारा किया। चावल अभी आ रहे हैं, 2 मिनट वेट कर लो। लिन्युआन ने सिर हिलाया और लंच की तरफ देखा। देखते ही उसके होश उड़ गए। सैलड, हीरा सैलड, बॉइल्ड कैबेज और स्वीट एंड सावर लोटस रूट्स। डिशेस बहुत सारी थीं, पर उनमें मीट का नामो निशान नहीं था। ये घास फूस कौन खाएगा? लिन्युआन का शौक देखकर शन युक्शी ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं आया? पसंद आने की तो दूर की बात है, ये तो खाया ही नहीं जाएगा। लिन्युआन बस ये पूछना चाहता था, सिस्टर शी, आपने संन्यास कब लिया? करोड़ों की प्रॉपर्टी मालकिन, और ये घास फूस खा रही हैं। लंच बहुत अच्छा है, पर अगली बार मेरे लिए ऑर्डर करने की कोई जरूरत नहीं है। लिनोन ने एक गहरी सांस ली और सोफा पर बैठ गया। शनयुक्षी हैरान थी। खाना अच्छा है तो अगली बार क्यों नहीं? उसे लिन्युअन की बात का मतलब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ। सी चिंग चिंग लिन्युआन के लिए चाय लेकर आ गई थी।
वो जैसे ही अंदर आई, उसकी नज़र सोफा पे बैठे लिन्युआन पे पड़ी। एक ही सेकंड में उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शेन यूशी को उम्मीद नहीं थी कि सी चिंग चिंग ऐसा रिएक्ट करेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। उसने रानी से पूछा, क्या हुआ? सी चिंग चिंग तो पूरी तरह शॉक में थी। उसे हमेशा लगता था कि बॉस शेन जैसी स्ट्रांग और पावरफुल औरत का बॉयफ्रेंड कोई बिलियनियर बिजनेसमैन ही होगा। सिर्फ एक बिलियनियर ही बॉस शेन के लेवल को मैच कर सकता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि बॉस शेन का बॉयफ्रेंड ये फ्रेशर लिनवान होगा। लिनवान का नेचर बहुत फ्रेंडली, फनी और पोलाइट है। वो किसी भी एंगल से बिलियनियर बिजनेसमैन तो नहीं लगता। क्या बॉस शेन को ऐसी टाइप्स पसंद है? ये तो सच में अनबिलीवेबल है। सी चिंगचिंग को वहां फ्रीज होता देख शन युक्शी की कोल्ड और मैच्योर वॉइस में एक प्लेफुल टोन आ गई। वहां खड़ी क्या कर रही हो? क्या मुझे तुम्हें लंच पर इनवाइट करना पड़ेगा? ये सी चिंगचिंग भी ना दिन भर क्लमजी रहती है, बिल्कुल असिस्टेंट जैसी नहीं लगती। ये सुनकर सी चिंगचिंग ने घबराकर हाथ हिलाए। बॉस शेन, आप लंच कीजिए, मैं अभी बाहर चली जाती हूँ। ये बोलकर वो वहां से तेजी से भाग गई। वो वैसे भी बॉस शेन के साथ लंच नहीं करना चाहती थी। बॉस शेन इन दिनों अपनी फिगर मेंटेन करने के चक्कर में बिल्कुल किसी रैबिट की तरह घास फूस खा रही हैं। पर सी चिंगचिंग तो हार्डकोर फूडी है, उसे रैबिट नहीं बनना। उसने अभी लंच लाते वक्त देखा था, कैंटीन में आज पोक नकल बना था। सी चिंगचिंग के जाते ही उस बड़े से ऑफिस में सिर्फ लिन्युआन और शन यूशी बचे थे। शन यूशी लिन्युआन के पास वाले सोफा पर अपने लंबे पैर क्रॉस करके बैठी थी। उसने टेबल पर रखी चॉपस्टिक्स उठाई। उसकी लंबी सफेद उंगलियों के मूवमेंट के साथ चॉपस्टिक्स ने आहिस्ता से एक छोटा सा चेरी टोमेटो उठाया और अपने होठों के बीच रख लिया। एक इतनी खूबसूरत लड़की को खाते हुए देखकर लिन्युआन के गले से सलाइवा उतर गया। लालच में नहीं, बल्कि टेंशन में, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना लंच कैसे शुरू करे। ये सब क्या है? लिन्युआन ने थोड़ा क्यूरियस होकर पूछा। सिस्टर शी, क्या आप डेली यही सब खाती हैं? शेन यूशी ने रिप्लाई किया, आजकल वर्कआउट का टाइम नहीं मिलता, तो फिगर मेंटेन करने के लिए लाइट खाना पड़ता है। ये बोलकर शेन यूशी ने एक और टोमेटो उठा लिया। लिन्युआन तो शॉक में था। ओ भाई, इतनी स्लिम होने के बाद भी डाइटिंग? पर लिन्युआन को मानना पड़ा, शेन यूशी का फिगर सच में नेक्स्ट लेवल परफेक्ट था। 7 मीटर्स की हाइट, परफेक्टली शेप्ड शोल्डर्स, आर्म्स पर जरा सा भी फैट नहीं था, और उसकी वेस्ट इतनी पतली थी कि एक हाथ से पकड़ी जा सके। उसके लंबे और परफेक्ट लेग्स और स्किन तो इतनी क्लियर और ग्लोइंग थी जैसे अभी पानी निकल आएगा। और ऐसी परफेक्ट लड़की को डाइटिंग करनी है। लिन्युआन के फेस पर ये एक्सट्रीम शॉक देखकर शनयूशी खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। उसकी मचोर आवाज में एक हल्की सी खुशी थी। तुम चाहे मेरी कितनी भी तारीफ कर लो, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाने वाली। उसे मानना पड़ा, ये लड़का तारीफ करना बहुत अच्छे से जानता है। लगता है लिन्युआन के दिल में उसकी इमेज काफी हाई है। लिन्युआन ने सीरियस टोन में कहा, हेल्थ इज वेल्थ सिस्टर शी, फिगर तो बस एक बोनस पॉइंट है। ये बोलकर लिन्युआन ने वापस टेबल पर रखे उस घास फूस को देखा। डिसीजन ले लिया था, आज तो चिकन लेग खाना ही है। वो नहीं खाती तो क्या हुआ, मुझे तो खाना है। लिन्युआन तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और सीईओ ऑफिस से बाहर निकल गया। उसे चिकन लेग खरीदना था। लंच में मीट ना हो, ये तो सीधा सीधा मजाक है। लिन्युआन को बाहर जाते देख शेन यूशी की चमकती आंखों में हल्की सी कंफ्यूजन आ गई। हम लंच कर रहे थे, ये अचानक कहाँ चला गया? सीईओ कैबिन से निकलते ही लिन्युआन सीधा ग्राउंड फ्लोर की कैंटीन में गया। वहां उसने 2 चिकन लेग्स लिए और जब देखा कि वहां पोक नकल भी है तो लालच में आकर एक पीस उसका भी ले लिया। चिकन लेग और पोक नकल की खुशबू से उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी उसे याद आया कि शेन योक्शी डाइटिंग पर है, तो उसने साथ में एक योगर्ट बॉटल भी ले ली। अपना स्पेशल लंच ट्रे पर लेकर वो जल्दी जल्दी भागकर वापस सीईओ ऑफिस पहुंचा। लिन्युआन के जाने के बाद शेन युक्शी का अकेले खाने का मूड नहीं था, तो उसने चॉपस्टिक्स छोड़ दी और वापस अपनी डेस्क पर आकर फाइल्स चेक करने लगी थी। उसने 2 पेज भी नहीं पढ़े थे कि उसे लिन्युआन की आवाज आई, सिस्टर शी, ये ट्राई कीजिए, हमारी कैंटीन के चिकन लेग्स बहुत टेस्टी होते हैं। बाहर सर्दियों का मौसम था और मीट ठंडा ना हो जाए, इसलिए लिन्युआन सच में बहुत तेज भाग कर आया था। ऑफिस में एंटर करते वक्त उसकी सांस फूली हुई थी और उसके छोटे बालों वाले माथे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी। उसके हाथ में 2 डिस्पोजेबल लंच बॉक्सेस थे और उसके चेहरे पर शनयोक्सी को देखकर एक बहुत ही प्योर स्माइल थी।
एकदम क्लीन और हैंडसम लड़का जब इतनी खुशी से उसे देख रहा था तो संयोग सी एक सेकंड के लिए खो सी गई। तो क्या वो इतनी तेजी से भागकर सिर्फ उसके लिए चिकन लेग्स लेने गया था? ये लड़का केयर करना सच में बहुत अच्छे से जानता है। पर बाहर से शनयूशी का चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था। लंच लाना था तो आराम से ले आते, इतना भागने की क्या जरूरत थी? ये बोलते हुए उसने अपनी सफेद उंगलियों से टिश्यू बॉक्स से एक पेपर निकाला और लिनन की तरफ बढ़ा दिया। टिश्यू आगे करते वक्त शन यूशी के पास से आने वाली एक बहुत ही स्पेशल फ्रेग्रेंस लिनियन तक पहुंची। किस रिसर्च में लिखा था कि जब इंसान अपनी पसंद की फ्रेग्रेंस सूंघता है तो वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स और खुश फील करता है। लिनियन को लग रहा था कि ये रिसर्च 100% एक्यूरेट है। ये दूसरी बार था जब उसने शन यूशी की इस महक को फील किया था। ये किसी हेवी परफ्यूम की खुशबू नहीं थी, बल्कि एक हल्की सी फ्लोरल सेंट थी, जैसे लिली और जैस्मिन का कोई परफेक्ट मिक्स हो, जो हल्के से आती और गायब हो जाती थी। लिन्युआन को ये फ्रेग्रेंस सच में बहुत अच्छी लगती थी। उसने आराम से टिश्यू पेपर पकड़ा और जब उन दोनों की उंगलियां टच हुईं, तो लिन्युआन को शेन यूक्सी की उंगलियों का सॉफ्ट टच साफ फील हुआ। दोनों वापस आकर सोफा पर बैठ गए। लिन्युआन ने अपनी चॉपस्टिक से एक चिकन लेग उठाया और उसे शन यूशी के बोल में रखते हुए बोला, ब्यूटीफुल सीईओ, ये हमारी कैंटीन की स्पेशल डिश है। तेज भागकर आने की वजह से चिकन लेग में से अभी भी स्टीम निकल रही थी। लिन्युआन इस बात से काफी सेटिस्फाइड था। उसने दूसरा चिकन लेग उठाकर अपने बोल में रख लिया। उसके बाद लिन्युआन ने योगर्ट की बोतल ली और शन युक्सी के सामने टेबल पर रख दी। डाइटिंग के टाइम योगर्ट पीना सबसे बेस्ट होता है, डाइजेशन फास्ट होता है। अपने सामने रखा योगर्ट और बोल में वो चिकन लेग देखकर शेन युक्सी के दिल में एक बहुत ही अजीब और वार्म फीलिंग आने लगी। उस लड़के की केयर में कोई दिखावा या चापलूसी नहीं थी। वो कंप्लीटली रियल था, बिल्कुल उसके फैमिली ग्रुप में मौजूद उन एल्डर्स की तरह, नेचुरल, ऑनेस्ट और बहुत ही रिलैक्सिंग। शनयूशी ने नहीं सोचा था कि इस केयरफ्री से लड़के में इतनी डिटेल ओरिएंटेड केयर भी हो सकती है, सिर्फ उसे गर्म खाना खिलाने के लिए। वो लड़का इतनी सर्दी में भागते हुए पसीने से भीग गया था। उसे पता था कि वो डाइटिंग पर है, इसलिए खास तौर पर योगर्ट लेकर आया था। लिननान को ऐसे केयर करते देखकर उसके दिल में ऑटोमेटिकली लिननान की रिस्पेक्ट बढ़ गई। एक दम परफेक्ट एज, फ्लॉलेस स्किन, हैंडसम फेस और इम्प्रेसिव स्किल्स। ऐसे लड़के तो नेचुरली लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर होने चाहिए ना। फिर ये सिंगल क्यों है? इसकी कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? शेन योक्शी की खूबसूरत आंखों में क्यूरियोसिटी थी। उसने पूछ ही लिया, तुम कोई रिलेशनशिप में क्यों नहीं हो? लिन्युआन के मुंह में जो खाना था उसने पहले उसे निगला और बोला, क्या अजीब सवाल है सिस्टर शी, आप किसी रिलेशनशिप में क्यों नहीं हैं? शेन युक्शी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सवाल उस पर वापस आ जाएगा, पर उसने बहुत ही काम टोन में रिप्लाई किया, रिलेशनशिप का सीधा मतलब होता है मैरिज, और मैरिज किसी गैम्बल की तरह होती है, और हिस्ट्री बताती है कि इस गैम्बल में ज्यादातर लोग हारते हैं, और मुझे गैम्बलिंग बिल्कुल पसंद नहीं। लिमान ने बिना सोचे तुरंत आंसर दिया, मैंने लाइफ में इतना डीप तो कभी नहीं सोचा। मेरा रीजन तो बहुत सिंपल है, मुझसे आज तक किसी ने रिलेशनशिप रखी ही नहीं। ये बोलकर लिनियान ने पोर्क नकल का एक बड़ा पीस अपने मुंह में रख लिया। अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और सारा फोकस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स पर था। उसे हमेशा वक्त की कमी फील होती थी। गर्लफ्रेंड बनाने का टाइम कहाँ था उसके पास? लिन्युआन का ये ऑनेस्ट और डायरेक्ट जवाब सुनकर शिनयूशी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाई और जोर से हंस पड़ी। उसका स्ट्रेस गायब हो चुका था, उसकी खूबसूरत आंखों में चमक थी और उसके रेड लिप्स पर एक बहुत ही अट्रैक्टिव स्माइल। उस खूबसूरत हंसी को देखकर लिन्युआन को लगा जैसे इस बड़े से सीईओ ऑफिस का टेम्परेचर अचानक से बढ़ गया हो। वो सीरियसली बहुत खुश लग रही थी। पर आप मुझे बता सकती हैं कि इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? आप इस तरह डायरेक्ट हंसेंगी तो मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट फील होगी। लिनियान की ऐसी उदास आंखों को देखकर शन्युषी अपनी हंसी रोकते हुए बोली, मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि इसका रीजन इतना स्टूपिड सा सिंपल होगा। तुम्हारे जैसे आउटस्टैंडिंग लड़की को कोई पसंद ना करे, अनबिलीवेबल। मैंने तो अभी बस ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, मेरी यूथ अभी शुरू हुई है, पर पता नहीं मेरी मॉम इतनी जल्दी में क्यों है, जैसे मेरी शादी ना करना हमारे पूर्वजों की इंसल्ट हो गए हो। अपनी मॉम की बात सुनकर शेन यूशी के दिमाग की बत्ती जली। ओ शिट, हमने तो अभी तक फोटो क्लिक नहीं की। ये बोलकर उसने तुरंत अपना फोन उठा लिया।
इतना इंपॉर्टेंट टास्क वो भूल कैसे सकती है। उसने कैमरा ओपन किया, तुरंत लंच की एक फोटो क्लिक की और सीधा फैमिली ग्रुप में सेंड कर दी। वहां घर पर लिन्युआन की मॉम पिछले आधे घंटे से शेन यूशी के मैसेज का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उनका फोन बजा, उन्होंने बर्तन धोना छोड़ा और तुरंत ग्लव्स निकालकर अपना फोन उठा लिया। जैसे उम्मीद थी, उनकी प्यारी बहू का मैसेज था। उन्होंने बहुत एक्साइट होकर फोटो ओपन की, और जैसे जैसे वो फोटो देख रही थी उन्हें लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। उन दोनों लंच पोर्शंस के बीच में एक गैप बहुत ज्यादा था। लॉजिक के हिसाब से वो दोनों अभी अपने रिलेशनशिप के हनीमून फेज में होने चाहिए थे। ऐसे कपल्स तो एक ही प्लेट में खाना पसंद करते हैं, पर इस फोटो में एक प्लेट बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पर रखी थी और दूसरी बिल्कुल राइट कॉर्नर पर। इसका सीधा सा मतलब था कि वो दोनों एक दूसरे से काफी दूर बैठे हैं। इधर लिनवान ने शनयूशी को फोटो सेंड करते देख अपनी चॉपस्टिक्स रखी और अपना फोन उठाकर मॉम के मैसेज का इंतजार करने लगा। नॉर्मली जैसे ही शनयूशी ग्रुप में कुछ टेक्स्ट करती, उसकी मॉम 3 सेकंड्स के अंदर रिप्लाई कर देती थी। पर आज पूरा आधा मिनट बीत गया और मॉम का कोई रिप्लाई नहीं आया। लिनवान का दिमाग चला, कुछ तो प्रॉब्लम है। उसने जल्दी से शन यूशी द्वारा सेंड की गई वो फोटो ओपन की और देखते ही उसे समझ आ गया कि क्या गड़बड़ है। वैसे तो मॉम नॉर्मली केयरलेस लगती थी, पर बात जब मैरिज की आती है तो उनका दिमाग किसी डिटेक्टिव जैसा चलता था। इस फोटो में साफ गड़बड़ थी। लिन्युआन ने शेन यूशी को सब इजीली समझाया और अपनी मॉम की इस वक्त की माइंडसेट को भी काफी हद तक डिकोड करके बता दिया। लिन्युआन का लॉजिक सुनकर शेन यूशी को भी रियलाइज हुआ कि वाकई में गलती हुई है। अब क्या करे? इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन था। अब दोनों को कोई क्लोज पिक्चर सेंड करनी होगी, तभी कवर अप होगा। पर अब लिन्युआन के लिए इस तरह की डायरेक्ट फोटो का आइडिया बोलना थोड़ा ऑकवर्ड हो रहा था। शेन यूशी लिन्युआन को घूर रही थी, जो अपना फोन हाथ में लिए कोई सोल्यूशन सोच रहा था। एक आइडिया है, क्या हम दोनों के हाथ पकड़े हुए एक फोटो भेज दें? ऐसे सब नेचुरल लगेगा ना? हैंड होल्डिंग की फोटो। बिना एक सेकंड वेस्ट किए शेन यूशी खिसक कर लिन्युआन के एकदम करीब आकर बैठ गई। उसके करीब आते ही एक बहुत ही सेडक्टिव सी फ्रैग्रेंस लिन्युआन की तरफ आई और उसके बाद शेन यूशी की मैच्योर वॉइस गूंजी, अपना हाथ इधर दो। लिन्युआन तो बस झटका खाकर रह गया। उसने ऑटोमेटिकली अपनी पलकें झपकाईं। अभी कुछ देर पहले उसने बॉस शन का हाथ होल्ड करने का एग्जैक्टली वही ख्याल तो किया था, पर जब रियलिटी में ऐसा होने वाला था तो उसकी हालत थोड़ी टाइट हो गई। उसने मासूमियत से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और अगले ही सेकंड शन यूशी का हल्का ठंडा हाथ लिन्युआन की आर्म पर क्रॉस कर गया। उसकी लंबी और सफेद उंगलियां लिन्युआन के हाथ के अपर हिस्से से होते हुए सीधा उसकी हथेली पर जाकर मिली, और फिर उन दोनों की उंगलियां आपस में इंटरलॉक हो गईं। सिस्टर शी के हाथ में एक हल्की सी ठंडक थी और उसके हाथों की स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ थी। एक इतने प्यारे हाथ को पकड़ते ही लिनवान की हार्ट बीट्स ऑटोमेटिक फास्ट हो गई थी। बचपन में अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ने के अलावा आज तक उसने किसी लड़की का हाथ होल्ड नहीं किया था। भले ही शनयूशी बहुत कॉन्फिडेंट लग रही थी, पर सच्चाई ये थी कि अंदर से उसका भी कंट्रोल गया हुआ था। यहाँ तक कि उसकी वॉइस में एक हल्का सा स्ट्रेस फील हो रहा था। लाइफ में ये पहली बार था जब शन यूशी ने किसी लड़के का हाथ इतने करीब से और नेचुरली पकड़ा था। जब उसने हल्के से लिनवान का हाथ दबाया तो लिनवान का स्ट्रॉन्ग ग्रिप उसे एक रियल और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा था। एक ऐसी फीलिंग जो अंधी एक्साइटमेंट की तरह थी। लिनवान ने जल्दी से अपना फोन निकाला और इस परफेक्ट फ्रेम को कैप्चर कर लिया। ये सब इतना स्मूथली हुआ। फोटो में एक स्ट्रॉन्ग मेल हैंड ने लड़की के लंबे और नाजुक हाथ को पूरी तरह से कवर कर रखा था। दोनों हाथ एक परफेक्ट हार्मनी और प्रोटेक्शन दिखा रहे थे। पीछे बैकग्राउंड में लंच की प्लेट्स पिक्चर में एक एडिशनल वार्मथ ऐड कर रही थी। लिन्यान को अपनी इस फोटोग्राफी स्किल पर बहुत सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था। उसने फोन आगे बढ़ाया और शेन युक्शी के सामने स्क्रीन की। देखिए, मेरे फोटोग्राफी स्किल्स कितने नेक्स्ट लेवल हैं। शेन युक्शी का चेहरा पूरा लाल हो चुका था, पर वो खुद को स्ट्रांग दिखाने की एक्टिंग करते हुए बोली, क्या तुम बोलने से पहले मेरा हाथ छोड़ोगे? कैसे एडिक्शन लग गई है? अभी तक नहीं छोड़ा। लिन्युआन झटके से होश में आया। उसने देखा कि उसने अभी तक शेन युक्शी का हाथ पकड़ रखा था। ओह हाँ, अभी तक नहीं छोड़ा था। पर सिस्टर शी, मेरी बात तो सुनिए। तभी लिन्युआन का फोन जोर से वाइब्रेट हुआ। उसने घबराकर तुरंत शेन युक्शी का हाथ छोड़ दिया। देखा, मैं ठीक कह रहा था। मैं अपनी मॉम की ट्रिक्स अच्छे से जानता हूँ। मॉम सू को एफएन का मैसेज आ चुका था। लिन्युआन, तो बस खुद ठूंसने में फोकस मत कर।
मेरी शाउसी का भी ध्यान रख। मॉम का मैसेज पढ़ते ही दोनों के दिल की धड़कनें नॉर्मल हो गईं। शायद उस इंटरलॉक होल्ड का इफेक्ट था या फिर कुछ और, पर अभी रूम का माहौल काफी ऑकवर्ड हो चुका था। दोनों के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं था। दोनों ने चुपचाप दोबारा चॉपस्टिक्स उठाई और खाना स्टार्ट कर दिया। वो ऑलमोस्ट लंच खत्म करने ही वाले थे कि अचानक शिनयुक्शी का फोन रिंग होने लगा। स्क्रीन पर कॉलर आईडी पर साफ दिख रहा था मॉम। जैसे उसने कॉल उठाया, लिनवन ने उसकी सुंदर आंखों में एक इरिटेशन फ्लैश होती हुई क्लियर देखी। लिनवन ने कुछ नहीं कहा और आराम से अपना खाना खाता रहा। तुम्हारे डैड ने कहा है, अगर तुम सारी जिंदगी ऐसे ही सिंगल रहने वाली हो तो जल्दी सच बता दो। हमें किसी और ऑप्शन पर सोचना होगा। हम 2 बच्चे अडॉप्ट कर लेंगे ताकि जब तुम ओल्ड हो जाओ तो वो लोग तुम्हारा ख्याल रख सकें। ये इतना सिंपल होना चाहिए था कि शेन फैमिली की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने वाला कोई तो होना चाहिए ना। अगर तू पूरी लाइफ शादी नहीं करेगी तो हम ही तुझे कंप्लीट फैमिली देंगे। फोन पर एक मिडिल एज औरत की आवाज थी। उनका टोन वैसे बहुत डिसेंट और जेंटल था, पर उनके वर्ड्स बहुत हार्श और चुभने वाले थे। लिनयुआन सोच में पड़ गया। यार, ये तो मेरी मॉम से भी 2 कदम आगे निकली हुई हैं। अगर तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ, बच्चा तो हम अडॉप्ट कर ही लेंगे। डैम, सो स्कैरी। शेन युक्सी शायद ऐसी बातों की ऑलरेडी यूज्ड टू थी। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा सा भी चेंज नहीं हुआ और उसने कैजुअली जवाब दिया, अगर आप लोगों को अडॉप्ट करना है तो आप शौक से करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बाद में मैं अपने बॉयफ्रेंड को क्या बहाना दूंगी? मैं यही बोल दूंगी कि ये पापा के इलेजिटिमेट किड्स हैं। ये दुनिया वालों के बकवास क्वेश्चंस को बंद कर देगा और मुझ पर कोई शक भी नहीं करेगा। वैसे भी शन फैमिली के पास काफी पैसा है, तो इलेजिटिमेट किड्स होना कोई ऐसी शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगी दुनिया वालों के लिए। उसकी टोन ऐसी थी जैसे मौसम के बारे में बात चल रही हो। ये सुनकर लिन्युआन के मुंह में जो भी खाना था उसकी तो जैसे हंसी ही छूट गई। उस औरत के लिए शेन यूशी का ये कोल्ड एटीट्यूड कोई नया नहीं था। ऐसे झगड़े तो रोजमर्रा का काम थे। पर एक चीज थी जो सच में उनके लिए शौक थी। क्या तेरा ऑलरेडी कोई बॉयफ्रेंड है? शिन यूशी ने एक पल के लिए लिनियन की ओर देखा और बिना किसी इमोशन के बोली, हाँ है मेरा एक बॉयफ्रेंड। औरत की आवाज अब थोड़ी डाउट भरी लग रही थी। तू हमें मूर्ख बनाने के लिए फिर कोई नाटक तो नहीं कर रही ना? फेक आईडीएस बनाकर खुद से चैट करना और फेक प्रोफाइल्स। सुन बेटा, झूठ ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। हम तुझसे उम्र में ज्यादा और समझदार हैं। क्या तुम सच बोल रही हो या झूठ, ये बात हम उसको खुद वेरीफाई करने के बाद ही डिसाइड करेंगे। जो समझना है समझिए, मेरा बहुत काम पड़ा है। ये बोलते ही शिन यूशी ने डायरेक्ट फोन काट दिया। लिनयान वहां बैठा सब सुन रहा था। बस एक फोन कॉल का ड्रामा, और लिनयान समझ गया ये आंटी तो सीरियसली बहुत ट्रिकी होने वाली है। लिनयान ने थोड़ा ऑकवर्ड होकर कंफर्म करना चाहा, सिस्टर जी ये आंटी ही थी ना? शन यूशी ने हल्के से सिर हिलाया। साफ दिख रहा था कि वो कॉल अभी तक उसके दिमाग में घूम रहा था। जब तुमने खुद सब सुन ही लिया है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? वो उठी, ग्लास में पानी भरा और खिड़की के पास चली गई। इसी रीजन से तो मैंने तुझे अपना सारा सामान पैक करके यहाँ लाने को कहा था। और सिर्फ सामान नहीं, हमें इस तरह रहना होगा कि लोगों को लगे हम एक साथ रहते हैं, एज अ लाइव इन कपल। लिन्यूअन का दिमाग सुन्न पड़ गया और वो गुस्से से बोला, क्या एक दूसरे के साथ? उसने अपना सूखा गला साफ करते हुए पूछा, तो इसका मतलब क्या हम फ्यूचर में सच में एक छत के नीचे रहेंगे? शनयुक्शी ने अपने हाथ सीने पर क्रॉस किए और उसकी आंखों में एक सॉलिड कॉन्फिडेंस था। हाँ बिल्कुल, और वैसे भी फैमिली ग्रुप में तो ऑलरेडी हम यही अनाउंस कर ही चुके हैं ना। ये याद आते ही शनयुक्शी खुद पर रिग्रेट कर रही थी। पर मैं शॉक्ड था कि बॉस शन इतने क्रेजी आइडियाज इंप्लीमेंट कर रही है। मेरे दिमाग में उसके साथ रहने के मस्त सीन्स क्रिएट होने लग गए। बॉस शन एक ब्यूटीफुल सिल्क नाइट गाउन पहनकर मेरा शोल्डर मसाज कर रही हूँ, साथ में उनकी प्यारी मैच्योर आवाज में बातें चल रही हूँ। डैम, लिन्युआन तेरा दिमाग कहाँ दौड़ रहा है? कंट्रोल कंट्रोल। मैं एकदम से रियलिटी में वापस लौटा। दूसरी तरफ सी चिंगचिंग बस अभी अपना लंच करके वापस आई थी। वो तो बस चेक करने आई थी कि बॉस शेन का खाना खत्म हुआ या नहीं, ताकि प्लेट्स उठा सके। पर ऑफिस के दरवाजे के पास पहुंचते ही बॉस शेन की साफ आवाज सुनकर उसके कदम रुक गए। मैं तुझे अपना एड्रेस सेंड कर रही हूँ, आज इवनिंग में सीधा वहां आ जाना। काम के बाद मैं वहीं मिलूंगी, आना मत भूलना। सी चिंकिंग की तो हालत ही टाइट हो गई। उसका फेस पूरा लाल हो गया। ओह माय गॉड,
बॉस शेन तो एक ही दिन में रॉकेट बन के स्पीड पकड़ रही हैं। आज शाम को ही मिलना तय हो गया। ऐसी स्पीड से चलें तो क्या, बॉस शेन तो 2 दिन में ही मैटरनिटी लीव पर चली जाएंगी। मैं अभी भी शॉक में था कि शेन यूशी के कैबिन का डोर खुला और मैं बाहर आ गया। सी चिंगचिंग का चेहरा पूरा लाल था और उसने बहुत ही ऑकवर्ड सी स्माइल दी। लिनयुआन पहले सिर्फ एक डिजाइनर था, पर अब वो बॉस शेन का बॉयफ्रेंड है। अगर उसे मेरा एटीट्यूड पसंद नहीं आया और उसने बॉस शेन से कंप्लेन कर दी तो मेरी जॉब तो पक्का जाएगी, मैं तो रो भी नहीं पाऊंगी। उसकी इस डरी हुई शक्ल को देखकर मुझे हंसी आ रही थी, पर एक्सप्लेन क्या करता। ऐसी बातों को जितना एक्सप्लेन करो वो उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। मैं सीधा डिजाइन डिपार्टमेंट में वापस आ गया। वहां अभी कोई नहीं था, पूरा डिपार्टमेंट खाली था। मैंने अपनी चेयर पर बैठकर इंटरनेशनल डिजाइन वेबसाइट ओपन की, लॉगिन किया और रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक किया। स्क्रीन पर एक मैसेज पॉपअप हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, द कॉम्पिटिशन विल बिगिन ऑन 18 दिसंबर। चलो रजिस्ट्रेशन तो हो गया। 18 में अभी 2 वीक्स बाकी थे। मैं पेज क्लोज किया, तभी मेरी नज़र नोटिफिकेशंस पे गई। 90+ नोटिफिकेशंस। मैंने तुरंत ओपन किया तो देखा कि मेरे एक पुराने डिज़ाइन पर किसी ने कमेंट किया हुआ था। ये कमेंट लियाओ युआन मोज नाम के एक फेमस डिज़ाइनर ने किया था, जिसके काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स थे। वो वेबसाइट पर एक छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर था। लियाओ युआन मुझे लिखा था, सच कहूँ तो ये डिज़ाइन मुझे बिल्कुल ट्रैश लगता है। इसमें कोई यूनिकनेस नहीं है और मिनिमलिस्ट थीम तो कहीं से भी नहीं दिख रही। बहुत ही चीप और टैकी डिज़ाइन है। और उसके नीचे उसने मिनिमलिस्ट थीम पर ही अपना बनाया हुआ एक डिजाइन अटैच किया था। उसके इस कमेंट के नीचे कमेंट्स की लाइन लगी हुई थी, मुगेश सर का डिजाइन वाकई मच बेटर है, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट। मुगेश सर का डिजाइन तो मास्टरपीस है, युआनशन का डिजाइन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या मुझे सर युआनशन की पॉपुलैरिटी यूज करके फेमस होना चाहते हैं? ये क्या मजाक है, बकवास बंद कर। मुझे सर के फॉलोअर्स दिखे हैं, उन्हें किसी की पॉपुलैरिटी यूज करने की जरूरत नहीं है। हम मुझे फैंस इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे इस लियाओयुआन मुझे के बारे में पता था। इसके रफली 70,000 फॉलोअर्स थे, जो कि इस वेबसाइट पर काफी बड़ा नंबर माना जाता था। सच कहूं तो मेरा वो डिजाइन मैंने बस कैजुअली बनाया था। मेरा मेन फोकस था मिनिमलिज्म, जो ज्यादातर क्लाइंट्स की डिमांड होती है। आजकल के छोटे अपार्टमेंट्स में स्पेस बचाने के लिए लोग मिनिमलिस्ट थीम पसंद करते हैं। मेरा डिजाइन स्पेस मैक्सिमाइज करने पर फोकस कर रहा था। मेरे डिजाइन में 2-3 स्क्वायर मीटर्स का एक्स्ट्रा स्पेस निकल रहा था, जो कि शहर के छोटे और महंगे अपार्टमेंट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। कमेंट्स में काफी लोगों को मेरा डिजाइन पसंद आ रहा था, पर काफी लोग मुझे के डिजाइन को ट्रू मिनिमलिज्म बोल रहे थे। मुझे कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता था, हर किसी का अपना टेस्ट होता है। पर मुझे के डिजाइन से बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसने कैप्शन में मिनिमलिज्म लिखा था, पर उसका डिजाइन पूरी तरह से रेट्रो था। खासकर वो किचन डोर, जो हाफ सर्कल ब्रिक डिजाइन में था, और नीचे सीमेंट वॉल्स और सीमेंट फ्लोर। ऐसा लग रहा था जैसे बीच में आग जलाकर कोई भी जमीन पर बैठकर जंगली मुर्गा भून सकता है। मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने कमेंट कर दिया, भाई थीम से भटकने वाली बात तो छोड़ो। क्या आपने ये सोचा है कि इस घर में रहने वाले लोग कैसा फील करेंगे? क्या आप चाहते हैं कि लोग वापस गुफाओं में रहें? मैं इस डिजाइन से बिल्कुल एग्री नहीं करता। इसे मास्टरपीस बोलना मजाक है। डिजाइन सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं होता, वो प्रैक्टिकल और कंफर्टेबल भी होना चाहिए। उस गोल दरवाजे से हर बार अंदर बाहर जाते वक्त झुकना पड़ेगा। क्या ये इरिटेटिंग नहीं होगा? कमेंट करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद एक नया डिजाइन बनाऊंगा। मैंने वेबसाइट बंद की और अपनी टेबल पर रखी पेंसिल उठा ली। लंच ब्रेक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और लोग वापस आ रहे थे। 1:30 बज चुके थे। सब लोग बातें कर रहे थे या फोन स्क्रॉल कर रहे थे। शाशु ने पीछे मुड़कर देखा तो मैं पेंसिल लिए बड़े फोकस से पेपर पर कुछ ड्रॉ कर रहा था। उसने क्यूरियस होकर पूछा, क्या कर रहे हो लिन भाई? आजकल तो इतनी एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं, हाथ से डिजाइन कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर्स में स्ट्रेट लाइंस और परफेक्ट शेप्स बनाना बहुत इजी होता है। ज्यादातर डिजाइनर्स डायरेक्ट कंप्यूटर पर ही डिजाइन करते हैं। मैंने बिना सिर उठाए कहा, मुझे पेपर्स पर ड्रॉ करना ज्यादा अच्छा लगता है। जब डिजाइन परफेक्ट लगता है तब मैं उसे सॉफ्टवेयर पर बनाता हूँ। ये बस रफ स्केच की तरह है, जैसे एग्जाम में फाइनल आंसर लिखने से पहले रफ वर्क करते हैं। बस ऐसे ही थोड़ा टाइम पास कर रहा हूँ। शाओशु मेरी बात सुनकर पूरी तरह शॉक था। ओह माय गॉड, तुम सच में हाथ से डिजाइन कर रहे हो? जो काम सॉफ्टवेयर पर 3 मिनट्स में हो सकता है, उसके लिए तुम 1 घंटा वेस्ट कर रहे हो।
और हाथ से बना डिजाइन कंप्यूटर जितना परफेक्ट भी नहीं लगता। मेरी बात सुनकर सिर्फ शौशु ही नहीं, बाकी लोग भी हैरान रह गए। सीरियसली लिम भाई, तुम हाथ से डिजाइन करते हो? शाओवांग अपना चश्मा ठीक करते हुए मेरे पास आया। वो बस मेरा डिजाइन देखना चाहता था। आखिर कंपनी में आते ही मेरे पहले डिजाइन ने बड़े बड़े डिजाइनर्स को पीछे छोड़ दिया था। वो सच में मुझसे कुछ सीखना चाहता था। उसे अपने पास आता देख मैंने स्माइल किया। क्या हुआ, कॉपी करना चाहते हो? ये बोलकर मैंने बिना किसी प्रॉब्लम के अपना पेपर उसके सामने कर दिया। वो सच में सिर्फ एक रफ स्केच था। घर के बेसिक लेआउट के अलावा उसमें कुछ भी क्लियर नहीं था। शाओवांग ने पेपर देखा और फ्राउन किया। इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा। बकवास, मैंने अभी तो स्टार्ट किया है। तुम्हें इसमें डिजाइन कहाँ से दिख जाएगा? मैंने मजाक करते हुए कहा। क्या तुम्हें इसमें मिनिमलिज्म नहीं दिख रहा? शाओवांग ने बहुत सीरियसनेस के साथ सिर हिलाया। नहीं। हम दोनों को ऐसे बातें करते देख शाओशु भी क्यूरियस होकर वहां आ गया। उसने पेपर पे नजर डाली और मुझे घूरते हुए बोला, बस कर यार, शाओवांग को परेशान मत कर। ये तो बस एक बेसिक लेआउट है, इसमें थीम कहाँ से दिखेगी? मैंने हंसते हुए पूछा। वैसे शाओशु, क्या तुम कुंदन वेबसाइट यूज करते हो? कुंदन एक इंटरनेशनल डिजाइन वेबसाइट थी और शाओशु जैसे सीनियर डिजाइनर के लिए उसे यूज ना करना इम्पॉसिबल था। उसने हंसते हुए कहा, क्यों? तुम चाहते हो मैं तुम्हें फॉलो करूं, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हो? मैंने मजाक में कहा, आइडिया तो बुरा नहीं है। क्या तुम मेरे फैन बनना चाहते हो? ये बस एक मजाक था। कुंदन पर बड़े बड़े डिजाइनर्स के भी रफली 1 लाख फॉलोअर्स ही होते हैं, पर मेरे अकाउंट को बने अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था और मेरे 70,000 प्लस फॉलोअर्स थे। साफ था कि बहुत से डिजाइनर्स मेरे काम को पसंद कर रहे थे। कुंदन का नाम सुनते ही पास में फोन स्क्रॉल कर रहा शॉलिम भी एक्साइट हो गया। अरे कुन्नन की बात चल रही है। कल रात को वेबसाइट पर बहुत बड़ी लड़ाई हुई है लू मनमन, ची शुयुआन और ल्या युआन मूग के बीच। एक्चुअली मूगे सर ने युआनशन नाम के एक डिजाइनर को बुरी तरह रोस्ट किया है। ये सुनते ही मेरा दिमाग एक्टिव हो गया। तुम्हें मूज का डिजाइन कैसा लगा? शाओलिन की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। मूजी सर का डिजाइन, वो तो नेक्स्ट लेवल मास्टरपीस था, शाओलिन ने बहुत प्राउडली कहा। मुझे लगा जैसे मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरी सारी एक्साइटमेंट एक सेकंड में खत्म हो गई। मैं अपनी चेयर पर पीछे टिक गया। पीछे बैठे चेंग टेक्सन ने भी डिस्कशन ज्वाइन कर लिया। वो भी अभी वेबसाइट चेक कर रहा था। उसने युआनशेन यानी मेरा रिप्लाई पढ़ लिया था और बहुत एक्साइट हो रहा था। तुम्हें पता है लियाओन मुझे कौन है? वो चेंचिंग कंपनी के टॉप स्टार डिजाइनर्स में से एक है। उसका चार्ज 1,000 रुपये पर स्क्वायर मीटर है और क्लाइंट स्पेशली उसी की डिमांड करते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट ने तो उसे गॉड बना रखा है। बस प्रॉब्लम यह है कि वो सर का टेम्पर बहुत खराब है। वो सीधा मुंह पर बेइज्जती करते हैं, इसलिए कंपनी में उनका कोई फ्रेंड नहीं है। अगर उनकी किसी से थोड़ी बहुत बनती है तो वो है नैन हुआन, जो खुद एक टॉप डिजाइनर है। मुझे सर तो वैसे ही अमेजिंग है। वो तो डिजाइन इंडस्ट्री के आइडल हैं। काश मैं कभी उनके लेवल तक पहुंच पाऊं। सब लोग एक एक करके याओयुआन मोजे की तारीफों के पुल बांधने लगे। ऐसा नहीं था कि वो सब सच में मोजे का डिजाइन पसंद करते थे, पर मोजे एक सीनियर डिजाइनर था और क्लाइंट्स उसके डिजाइन्स के लिए पागल थे। तो जाहिर सी बात है उसका डिजाइन अच्छा ही होगा ना। अगर वो बोलते कि उन्हें डिजाइन पसंद नहीं आया तो लोग उन्हें ही बेवकूफ समझते। जैसे टीचर का आंसर कभी गलत नहीं हो सकता, वैसे ही मुझे का डिजाइन भी गलत नहीं हो सकता। साफ दिख रहा था कि डिपार्टमेंट में मुझे की इमेज किसी स्ट्रिक्ट टीचर जैसी थी। उन सब की बातें सुनकर मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। तो मेरे प्यारे सीनियर कॉलीग्स, आप सबको सच में लियाओयुआन मोजे का वो डिजाइन पसंद आया? लिन भाई, ऑनेस्टली मुझे तो युआनशन का डिजाइन ज्यादा प्रैक्टिकल लगा। शाओवांग ने पूरी सीरियसनेस के साथ मुझे देखते हुए कहा। हम अभी बातें कर ही रहे थे कि वो मू और नान हुआन बाहर से अंदर आए। सीनियर डिजाइनर्स के कैबिन्स अलग और काफी लग्जूरियस थे, पर अपने कैबिन्स तक जाने के लिए उन्हें इस कॉमन एरिया से गुजरना पड़ता था। मूझ को देखते ही शौशु ने जोर से कहा, शाओवांग, तुम्हें मुझे सर के डिजाइन समझ के नहीं आते। वो मू इस डिपार्टमेंट में सबका आइडल था और शौशु एक बहुत ही चालाक इंसान था। वो किसी से पंगे नहीं लेता था। उसने ये बात जानबूझकर वो मुंह को सुनाने के लिए कही थी ताकि वो उसकी गुड बुक्स में आ सके, पर उसे नहीं पता था कि मैं उसकी सारी मेहनत पे पानी फेरने वाला हूँ। मैंने बहुत कैजुअली कहा, मुझे लगता है शाओशु का टेस्ट बाकी डिजाइनर से काफी अलग हो चुका है। क्या वो सच में मिनिमलिज्म था? वो तो सीधा सीधा रेट्रो डिजाइन था।
मेरी टोन में साफ सरकाज़म था। वूमू ने कंपनी में पहली बार अपने डिजाइन के बारे में ऐसे वर्ड्स सुने थे, वो भी एक फ्रेशर से। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो मुझे घूरते हुए बोला, तुम्हें मेरे डिजाइन में क्या प्रॉब्लम नजर आई? उसकी आवाज में इतना गुस्सा था कि पूरे डिपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया। शौशु डर गया, शॉलिन डर गया, शॉलिन डर गया। शौशु ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करूंगा। अगर उसे पता होता तो वो कभी वो बात नहीं बोलता। वो तो बस इम्प्रेस करना चाहता था। पर अब सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं जानबूझकर फाइट स्टार्ट कर रहा हूँ। वो मुंह सच में एक बहुत टैलेंटेड डिजाइनर था और उसका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग था। उसके पापा और शन योशी के पापा अच्छे फ्रेंड्स थे। ग्रेजुएशन के बाद उसने सीधा चेनशिंग ज्वाइन कर ली थी। कोई अंधा भी बता सकता था कि वो शन यूशी को पसंद करता है। ये भी अफवाह थी कि शन यूशी ने इस बात पर अपनी फैमिली से बहुत झगड़ा किया था। पर पता नहीं कैसे नेक्स्ट डे वूमो कंपनी ज्वाइन करने आ गया था। हालांकि कंपनी में वो दोनों शायद ही कभी बात करते थे। शन यूशी उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी। पर सबको पता था कि वूमो कोई नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं है। जब बॉस शेन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती तो कोई और क्या ही बोलेगा। शाओलिन ने टॉपिक चेंज करने की कोशिश की। वो सर, मैंने एक डिजाइन बनाया है, क्या आप प्लीज उसे रिव्यू कर देंगे? पर वूमो कॉमन एरिया के जूनियर डिजाइनर्स को भाव नहीं देता था। उसने शाओलिन की बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उसकी नजरें सिर्फ मुझ पर टिकी थीं। तो बताओ, क्या प्रॉब्लम है? वूमो ने कोल्डली पूछा। क्या तुमने वो डिजाइन ध्यान से देखा भी है? मैंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसे देखा। सबसे पहली बात, किचन डो का वो डिजाइन यूज करने में बहुत अनकंफर्टेबल है। और दूसरी बात, छोटे अपार्टमेंट्स के बाथरूम्स में ड्राई और वेट एरिया अलग होना बहुत जरूरी है। पर स्पेस बचाने के चक्कर में ड्राई वेट एरिया को सेपरेट नहीं किया गया और ऊपर से बाथरूम में वुडन टब लगा दिया। दिखने लिए बहुत सुंदर लग रहा है और स्पेस भी बड़ा लग रहा है, पर इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बाथरूम हमेशा गीला रहेगा, बैक्टीरिया पैदा होंगे और वुडन टब बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। वूमो के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। उसका एक्सप्रेशन बहुत खराब था। उसे न चेहरा याद था। ये वही लिन्युआन था ना, जिसके डिजाइन की शन यूशी ने तारीफ की थी। और अब ये लड़का उसके डिजाइन में कमियां निकाल रहा है। सच में दुनिया में कैसे कैसे पागल भरे पड़े हैं। एक फ्रेशर की हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टरपीस पर सवाल उठाने की? डिजाइन सिर्फ सुंदर दिखने के लिए होता है। बैक्टीरिया और वुड डैमेज, ये सब तुम्हारी बकवास सोच है। मुझे लियोयुआन मुगे के उस डिजाइन से सच में बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे पास अभी 3-4 पॉइंट्स और थे जो मैं उसे बताना चाहता था। मैं बिना रुके किसी मशीन गन की तरह बोलता जा रहा था। मेरी बातें सुनकर शाशु के पसीने छूट रहे थे। क्या ये लड़का पागल है? इसे वो मुंह का गुस्से से भरा चेहरा नहीं दिख रहा क्या? ये चुप क्यों नहीं हो रहा? मुझे लगातार बोलते देख। श्याओशु घबराहट में बीच में कूद पड़ा। अरे लिन्यान, तुम्हारा वो डिजाइन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना? जल्दी कंप्लीट करो उसे। शाओलिन ने भी उसका साथ दिया। हाँ हाँ, मुझे सर एक टॉप स्टार डिजाइनर हैं, वो हमसे बहुत ज्यादा डिटेल सोचते हैं। उनका डिजाइन सच में मास्टरपीस है। तुम अपना काम करो, अपना प्रोबेशन क्लियर करने पर फोकस करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं और कुछ बोलता तो पक्का मेरी जान पर बनाती। वुमू ने मुझे घूरते हुए कोल्डली कहा, लगता है तुम लू मनमान के फैन हो। तुम्हारी जुबान भी बिल्कुल उसी की तरह जहर उगलती है। अभी नान हुआन भी उसी लू मनमान के बारे में कह रहा था कि उसका डिजाइन तो सिर्फ बंदरों के रहने लायक है। वो मुंह एक फेमस डिजाइनर था। उसका ऐसा एरोगेंट बिहेव बहुत ओवर द टॉप था। वैसे लू मनमन के डिजाइन में भी काफी फ्लॉज हैं। बहुत सी जगह उसने दिमाग ही नहीं लगाया। मैंने ऑनेस्टली कहा, जब मैंने वो डिजाइन बनाया था तो बस कैजुअली बनाया था, ना उसे रिव्यू किया था ना मॉडिफाई। अब जब मैं उसे खुद चेक करता हूँ तो मुझे भी उसमें कुछ फ्लॉज दिखते हैं, पर वो फ्लॉज मूज के डिजाइन के आगे कुछ भी नहीं है। मुझे अपने डिजाइन पर पूरा कॉन्फिडेंस था। वो मुंह को लगा कि मैं लू मनमन का फैन हूँ, इसलिए मैं उसके डिजाइन को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। एक फ्रेशर 2 स्टार डिजाइनर्स के डिजाइन पर कमेंट कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। उसने एक डिस्गस्टेड लुक दिया और अपने कैबिन की तरफ चला गया। मैं वहां खड़ा खड़ा सोच रहा था कि इस वूमू में प्रॉब्लम क्या है। मैंने मुड़कर शौशु और शॉलिन की डरी हुई शक्लों को देखा। तुम दोनों को क्या हुआ? मैंने सिर्फ डिजाइन के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है।
तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? शालिन ने अपने माथे का पसीना साफ करते हुए कहा। मेरे भाई, तुम्हें पता भी है कि वूमू कौन है? मैं कंफ्यूज था, हम सिर्फ डिजाइन डिस्कस कर रहे थे। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो कौन है? कलीग्स के बीच डिजाइन पर डिस्कशन और फीडबैक तो नॉर्मल बात है ना। शौशु ने एक बहुत ही हेल्पलेस और फेक स्माइल देते हुए कहा। वो मुंह ही लियाओ युन मुझे है क्या? मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गई। मैंने झटके से वूमू के कैबिन की तरफ देखा। ओह शिट, ये तो गजब हो गया। अब मुझे समझ आया कि पूरा डिपार्टमेंट मूज के डिजाइन की इतनी झूठी तारीफें क्यों कर रहा था। वो मुझे खुद कंपनी खड़ा था। तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम तो मुझे मार देते। हमें थोड़ी पता था कि तुम सीधा उसके मुंह पर बेइज्जती कर दोगे। शौशु ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा। पर एक बात तो सच थी, मूज का वो डिजाइन वाकई बहुत खराब था। भले ही मुझे पहले से पता होता कि वो मोगे है, फिर भी मैं उसकी तारीफ नहीं करता। ये इम्पॉसिबल है। दूसरी तरफ शेनयूक्षी अपनी बड़ी सी डेस्क पर बैठी थी। फ्लोर टू सीलिंग विंडोज से गुनगुनी सनलाइट अंदर आ रही थी। उसने अपना चेहरा एक हाथ पर टिका रखा था और उसकी नजरें कंप्यूटर स्क्रीन पर टिकी थीं। शेनयुक्स खुद डिजाइन बैकग्राउंड से थी और ये उसका पैशन था, इसलिए वो अक्सर कुंदन वेबसाइट स्क्रॉल किया करती थी। अच्छे डिजाइन्स देखकर वो खुश होती थी और ट्रैश डिजाइन्स को बिना देखे स्क्रॉल कर देती थी। अभी उसने वेबसाइट ओपन ही की थी कि उसने लू मनमन ची युआन के डिजाइन पर लियाओ युआन मूइज का वो अटैक देखा। दोनों साइड के फैंस कमेंट्स में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। कुन्नन जैसी वेबसाइट पर किसी पोस्ट पर लाखों क्लिक्स आना सच में टेरिफाइंग है। वो नज़ारा देखते ही शेन युक्शी का दिमाग खराब हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी डिस्गस्ट और हेल्पलेस फीलिंग थी। उसे तुरंत समझ आ गया कि उस कमीने वूमू ने फिर से अपना नाटक शुरू कर दिया है। वूमू हमेशा खुद को बहुत हाई क्लास और सुपीरियर समझता था। शेन योक्शी को उसका यही एटीट्यूड सबसे ज्यादा नापसंद था। उससे बात करके किसी को भी इजीली इरिटेशन हो सकती थी। अगर उसके डैड ने यह प्रॉमिस ना किया होता कि वूमू को कंपनी में रखने पर वो उसे 30 मिलियन का पर्सनल फंड देंगे, तो वो उस घटिया इंसान को एक सेकंड के लिए भी कंपनी में नहीं रखती। और उसकी सबसे अनोइंग बात यह थी कि वो छुप छुप कर शन्योशी की ब्राउजिंग हिस्ट्री ट्रैक करता था। शन्योशी जिस भी डिजाइन को लाइक करती, वो मुंह एक पागल कुत्ते की तरह उस डिजाइनर के कमेंट सेक्शन में जाकर उसे बेइज्जत करने लगता। और मेरा ये डिजाइन उसने 2 दिन पहले ही लाइक किया था। सच कहूं तो शिन युशी को ये लू मनमन चीवन नाम का डिजाइनर बहुत पसंद था। उसका पहला डिजाइन देखते ही वो समझ गई थी कि ये बंदा सच में जीनियस है। उसने तो सीक्रेटली एज एन एचआर उसे चेंचिंग ज्वाइन करने के लिए 2 बार रिक्रूटमेंट मैसेजेस भी भेजे थे, पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। शन्युषी को लगा कि ये स्टार डिजाइनर बहुत प्राउड होगा। शायद सिर्फ लिस्टेड कंपनीज ही उसके लेवल की होंगी। चेंचिंग को रिजेक्ट करना नॉर्मल था। इससे पहले जब भी वुमो ने ऐसा ड्रा किया था, दूसरे डिजाइनर्स ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, इसलिए बात वहीं खत्म हो जाती थी। पर इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। इस लू मनमांची यार ने सीधा पलटकर जवाब दिया था। ये देखकर शनयोशी को एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन फील हुई। आखिर उसका फेवरेट डिजाइनर है। सिर्फ काम ही नहीं, उसका एटीट्यूड भी टॉप क्लास है। एकदम बोल्ड और फियरलेस। ऐसे पागल कुत्तों की तो ऐसे ही बैंड बजानी चाहिए। उसने तुरंत नीचे कमेंट टाइप किया, मानना पड़ेगा, मुझे का वो ट्रैश। किचन डिजाइन किसी मजाक से कम नहीं है। ये कमेंट करके भी शनयुक्षी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने सीधा लू मनमन शीवान को प्राइवेट मैसेज भेज दिया। ऐसे पागल कुत्तों को कभी माफ मत करना। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि चाहे तुम्हें लोन ही क्यों ना लेना पड़े, पर इसकी पूरी तरह बैंड बजा दो। शैन यूशी ने अपना प्लान बना लिया था। अब जब लू मनमान ने वूमू को मुंह तोड़ जवाब दे ही दिया है, तो क्यों ना मैं भी ट्रोल आर्मी हायर करके इस आग में घी डाल दूं। आज वूमू को उसकी औकात पता चलनी ही चाहिए। उसे समझ आना चाहिए कि उसके पेरेंट्स और मेरे डैड के अलावा इस दुनिया में कोई उसकी बकवास बर्दाश्त नहीं करेगा। वो जिस डिजाइनर को पसंद करेगी, उसे सपोर्ट करेगी। क्या वूमू खुद को डिजाइन इंडस्ट्री का गॉड समझता है? ये पहली बार नहीं था जब शेन योशी ने ऐसा प्लान बनाया हो। पहले भी जब उसके फेवरेट डिजाइनर्स को ट्रोल किया गया था, तब भी उसने यही सोचा था। पर प्रॉब्लम ये थी कि उन डिजाइनर्स ने वूमू को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, जिससे शन योक्सी को और भी ज्यादा गुस्सा आता था। पर इस बार अलग था। लू मनमन चियुन ने डायरेक्ट मुंह तोड़ जवाब दिया था, तो अब गेम में मजा आएगा।
शेन यूक्सी का मूड अब काफी बेटर हो गया था। इधर मैं वेबसाइट पर बैठकर गुस्से में पोस्ट स्क्रॉल कर ही रहा था कि अचानक मुझे एक पोलाइट मैसेज आया। यू गहुन, ऐसे पागल कुत्तों को कभी माफ मत करना। मैं तो सजेस्ट करूंगी कि चाहे तुम्हें लोन ही क्यों ना लेना पड़े, पर इसकी पूरी तरह बैंड बजा दो। मैंने स्क्रीन को घूरा। अरे, ये तो वही इंसान है जो कुछ दिन पहले एज एन एचआर मुझे चेंग ज्वाइन करने के लिए मैसेजेस कर रहा था। मैंने उस वक्त रिप्लाई नहीं किया क्योंकि मुझे लगा ये कोई ऑनलाइन स्कैमर है, पर आज अचानक से इसने मुझे फिर मैसेज किया, और स्क्रीन के पार से भी। मुझे उसकी बातों में एक भयंकर किलिंग इंटेंट फील हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वूमू ने इसका कोई करोड़ों का नुकसान किया हो। नॉर्मली मैं ऐसे मैसेजेस को इग्नोर कर देता, पर मेरा मूड वैसे ही खराब था और ये मैसेज पढ़कर मेरी हंसी छूट गई। लड़ाई मेरी है, पर ये इंसान मुझसे भी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। लोन लेकर बैंड बजा दो। भाई, अगर कोई गहरी पर्सनल दुश्मन ना हो तो इतने हैवी वर्ड्स कोई यूज नहीं करता। मैंने बिना सोचे सीधा रिप्लाई किया, भाई क्या तुम्हारी इसके साथ कोई पुरानी दुश्मनी है? शनयुक्षी ने तुरंत रिप्लाई किया, हाँ। उसका सीधा सा जवाब देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। मानना पड़ेगा, ये इंसान बहुत डायरेक्ट है, कोई ड्रामा नहीं। मैंने वापस टाइप किया, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या दुश्मनी है? यूयू गौहवान ने रिप्लाई किया, वो मेरे पीछे पड़ा है। मैं जिस भी डिजाइन को लाइक करती हूँ वो जाकर उस डिजाइनर को गालियां देने लगता है। तुम पहले नहीं हो, इस वजह से अब मैं कुन्नन पर कुछ लाइक भी नहीं कर पाती। मुझे लगता है मेरी वजह से उन इनोसेंट डिजाइनर्स को बेइज्जती सहनी पड़ती है। ये सच था। अपनी वजह से अपने फेवरेट डिजाइनर्स को ट्रोल होते हुए देखना सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग और हेल्पलेस फीलिंग है। इसी बात को लेकर मैं हमेशा डिप्रेस्ड रहती हूँ। शेन यूशी ने जानबूझकर सिंपैथी गेन करने के लिए थोड़ा ड्रामा ऐड कर दिया। वो सच में डिप्रेस थी, पर सिर्फ वू म्यू की वजह से नहीं, बल्कि अपनी पूरी लाइफ सिचुएशन की वजह से। ये सब बोलकर वो बस मुझे मोटिवेट करना चाहती थी ताकि मैं वू म्यू को और बुरी तरह रोस्ट करूं। शेन युशी ने वू म्यू को पहले भी कई बार वार्निंग दी थी, पर वो जितनी वार्निंग देती थी वो मुंह उतना ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाता था। वो बस ये प्रूव करना चाहता था कि वो सबसे बेस्ट है। वो बिल्कुल किसी जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करता था, एकदम ढीठ। आज जब उसे आखिरकार मौका मिला था कि कोई और वो मुंह को सीधा जवाब दे रहा है, तो वो इस मौके को किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। यू यू गोहान का मैसेज आया, कोई बात नहीं अगर वो मुझे परेशान करे, पर बिना किसी रीजन के दूसरे डिजाइनर्स को बेइज्जत करना ये बहुत गलत है। उसका मैसेज पढ़कर मुझे खुद पर दया आ गई। अगर कोई आपके डिजाइन से सच में डिसएग्री करता है तो समझ आता है, पर सिर्फ किसी के लाइक करने पर ऐसे अटैक करना, ये तो पागलपन है। और ऊपर से खुद एक ट्रैश डिजाइन बनाकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। किसी की मेहनत को ऐसे बेइज्जत करना कहाँ का रिस्पेक्ट है? मैंने रिप्लाई किया, सच बताने के लिए शुक्रिया। मैंने फोन रखा और वो मुंह के कैबिन की तरफ देखा। सच में इंसान का असली चेहरा बाहर से नहीं दिखता। ये स्टार डिजाइनर तो असल में मासूम लड़कियों को हैरेस करने वाला एक साइको है। रुको, मैं अभी एक नया डिजाइन बनाता हूँ और फिर इसे इसकी औकात दिखाता हूँ। मेरे डिजाइन्स का सारा एक्सपीरियंस मेरे पास्ट लाइफ से आता है और मुझे अपनी डिजाइन स्किल्स पर पूरा कॉन्फिडेंस है। यही मेरी ताकत है। दूसरी तरफ मेरा रिप्लाई देखकर शनयुक्सी के चेहरे पर एक बहुत ही ब्राइट और कॉन्फिडेंट स्माइल आ गई। उसे पता था कि लू मनमन चीवान की स्किल्स वू मुंह से कहीं ज्यादा हैं, और ऊपर से मेरी वो लोन लेकर बैंड बजा दो वाली लाइन। अभी पक्का हो चुका था कि वो मुंह की अच्छी तरह क्लास लगने वाली है। शनयुक्सी ने अपना इंटरकॉम उठाया और बाहर बैठी सी चिंचिन को कॉल किया। कमांड बहुत सिंपल थी। सिर्फ 2 सेकंड्स में असिस्टेंट सी कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। वो पोलाइटली डेस्क के सामने खड़ी हुई, बॉस शिन, क्या आपने मुझे बुलाया? शिन यूशी ने कहा, कुछ ट्रोल आर्मीज को हायर करो। कुन्नन वेबसाइट पर लू मनमन युआन नाम के एक डिजाइनर की पोस्ट है, उसके कमेंट सेक्शन में जाकर लियाओ युआन नोज को बुरी तरह ट्रोल करवाओ। शन यूशी के चमकती आंखों को देखकर सी चिंग चिंग समझ गई कि बॉस शेन का मूड बहुत अच्छा है। उसे भी अंदाजा हो गया था कि बॉस शेन को आखिरकार वूमू को सबक सिखाने का मौका मिल ही गया है। उसने हैरानी से पूछा, बॉस शेन, क्या हम मुगेश सर को कंपनी से निकालने वाले हैं, भले ही बाकी लोगों को ना पता? पर एज एन असिस्टेंट सी चिंगचिंग को पता था कि बॉस शेन वूमू से कितनी नफरत करती हैं। वो इंसान बहुत एरोगेंट और अनोइंग था। सिर्फ बॉस शेन ही नहीं, खुद सी चिंगचिंग भी उससे इरिटेट होती थी। वो सिर्फ अपने पापा और बॉस शेन के पापा की दोस्ती की वजह से कंपनी में टिका हुआ था।
वरना उसे कब का निकाल दिया जाता। वो खुद को समझता क्या है? शेन्यूशी ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में एक खतरनाक कोल्डनेस थी। ट्रोल्स का नंबर उसके फॉलोअर्स से 5 टाइम्स ज्यादा होना चाहिए। उसे एक ही बार में ऐसा सबक मिलना चाहिए कि वो जिंदगी भर याद रखे। इस बार शेन्यूशी इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए सॉल्व करना चाहती थी। वो कोई मासूम सी वाइट रैबिट नहीं थी। अगर कोई उसे परेशान करेगा तो वो भी उसे बर्बाद कर देगी। पूरा आफ्टरनून में डिजाइन बनाने में बिजी रहा। जब ऑफिस में लोग अपना पैकअप करके जाने लगे तब मुझे रियलाइज हुआ कि ऑफिस टाइम खत्म हो गया है। मैं अपनी चेयर से उठा और स्ट्रेच किया। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। शेन यूशी का मैसेज था। उसमें एक एड्रेस था और साथ में 10,000 रुपए का मनी ट्रांसफर। मैंने अपनी आंखें झपकाई। 10,000 रुपए? ये मुझे आखिर पैसे क्यों दे रही है? तभी शेन यूशी का एक और कोल्ड मैसेज आया। ये पैसे तुम्हारी मोम ने मुझे एज अ डॉटर इन लॉ गिफ्ट दिए हैं। मैंने तुम्हें अपना एड्रेस भेज दिया है, जल्दी आ जाओ। मुझे पता था कि मॉम कुछ ना कुछ तो करेंगी, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि वो सीधा 10,000 का शगुन दे देंगी। लगता है वो सच में शहनोशी को बहुत पसंद करती हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं उनसे झूठ बोल रहा हूँ तो वो कितनी हर्ट होंगी। मैं इसके आगे सोचना ही नहीं चाहता था। मैंने अपना मुंह बनाया, ऑफिस से बाहर निकला, अपनी इलेक्ट्रिक बाइक उठाई और सीधा घर की तरफ निकल गया। जब मैं घर पहुंचा तो ऑलमोस्ट 6 बज चुके थे। सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है और मुझे आज ही शनियोशी को उसके कपड़े देने थे। मैं सोच ही रहा था कि मैं कौन कौन से कपड़े लेकर जाऊं कि मैंने घर का दरवाजा खोला और मेरे होश उड़ गए। 20 स्क्वायर मीटर के छोटे से लिविंग रूम में 2 बड़े बड़े काले गार्बेज बैग्स रखे होते। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कचरा फेंकने जा रहा हो। मॉम और डैड आराम से सोफा पर बैठकर टीवी देख रहे थे और टीवी पर कोई लाउड फैमिली ड्रामा चल रहा था। उन्हें मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं हैरान होकर मॉम की तरफ देखने लगा। मॉम, ये कचरा लिविंग रूम के बीच में क्यों रखा है? ये बोलकर मैं उन बैग्स को बाहर फेंकने के लिए आगे बढ़ा। मॉम ने मुझे अजीब नजरों से देखा। कौन सा कचरा? ये तुम्हारे कपड़े हैं बेवकूफ। क्या कपड़े? क्या मैं घर छोड़कर शाओशी के साथ शिफ्ट हो रहा हूँ और आपने मेरा सामान इन कचरे वाले बैग्स में पैक किया है? मुझे याद आया कि मैंने ही तो ग्रुप में कहा था कि मैं शन यूशी के साथ शिफ्ट होने वाला हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि कर्मा इतनी जल्दी हिट करेगा। अभी तो 2 दिन भी नहीं हुए हैं। मैं इतनी जल्दी अपार्टमेंट कहाँ से ढूंढूंगा? मैंने उस काले बैग में अपनी नाइट ड्रेस का कोना देखा और धीरे से अपना हाथ पीछे कर लिया। मॉम, आपने पैकिंग थोड़ी अजीब नहीं कर दी? कोई तुम्हारे लिए पैकिंग कर दे, वही बहुत है। अब जब तुम उसके साथ रहने जा रहे हो तो घर के काम करने की आदत डाल लो। लड़कियों को पैम्पर करना पड़ता है, लड़कियों को पैम्पर करना पड़ता है। ये कैसी सोच है? लड़कों को पैम्पर क्यों नहीं किया जा सकता? मैंने अपना मुंह बनाया। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और हाजी को मैसेज किया। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन था, हाउजी के घर जाकर कुछ दिन रहना। हाउजी मेरा फ्रेंड है जो ग्रेजुएशन के बाद यही शहर में रुक गया था। वो गेम स्ट्रीम करता था और महीने के 7-8 हज़ार आराम से कमा लेता था। मैंने मैसेज टाइप किया, भाई प्रॉब्लम में हूँ, कुछ दिन तेरे घर स्टे कर सकता हूँ, सेंड। सिर्फ 3 सेकंड्स में हाउस का रिप्लाई आ गया, नो प्रॉब्लम भाई, और मैं रात को स्ट्रीम करूंगा तो डिस्टर्ब मत करना। चाबी दरवाजे के पास होगी, खुद अंदर आ जाना। यही तो फायदा है अच्छे दोस्तों का। आपकी औकात कुछ भी हो, मुसीबत के वक्त वो हमेशा साथ होते हैं। मैंने फोन वापस पॉकेट में रखा और डाइनिंग टेबल की तरफ देखा। टेबल पूरी तरह खाली थी। खाने का एक दाना नहीं था। मॉम, आपने खाना नहीं बनाया? खाना? तुम शाओसी के साथ डिनर करने वाले हो ना। अब जब तुम दोनों साथ रहने वाले हो तो तुम्हें हर मील साथ ही खाना चाहिए। तुम अगर अकेले खा लोगे तो उसका क्या होगा? मॉम तो पूरा फ्यूचर प्लान करके बैठी थी। मॉम जानती थी कि लड़कियां क्या फील करती हैं। जब उनकी शादी हुई थी तो पापा भी अकेले खाना खा लेते थे और मॉम को बहुत गुस्सा आता था। अब वो अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ को ये सफर नहीं करने देना चाहती थी। डिनर तो साथ ही होगा। मैंने गहरी सांस ली। हर बात में बस शन योशी, ये मेरे लिए बीवी ढूंढ रही हैं या खुद के लिए कोई बॉस? अगर आपको वो इतनी ही पसंद है तो उसे गोद ले लो ना। वो आपकी बेटी बन जाएगी और मैं जाकर सीईओ बन जाता हूँ। मैं फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने वो बड़े बड़े बैग्स उठाने लगा। तो मैं जाऊं? आ जाओ। यहाँ रुक कर क्या न्यू ईयर मनाना है? मॉम के चेहरे पर साफ इरिटेशन थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे घर से बाहर निकालने के लिए ही वेट कर रही थी। मैं घर से बाहर निकला, उन काले गार्बेज बैग्स को अपनी इलेक्ट्रिक बाइक पर रखा और शन युक्शी के दिए हुए एड्रेस पर जीपीएस सेट कर दिया।
चलो अच्छा है, सारे कपड़े भी साथ आ गए। उसे जितने चाहिए होंगे ले लेगी। जब जीपीएस पर एड्रेस शो हुआ तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वो जगह है जहां अमीर से अमीर लोग भी इजीली घर नहीं खरीद सकते। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग टॉप सेलिब्रिटीज और बिलियनर्स हैं, और वो भी यहाँ सिर्फ रेंट पर रहते हैं, क्योंकि यहाँ के अपार्टमेंट सेल पर नहीं है। मतलब यहाँ रहने वाला हर इंसान बिलियनर लेवल का है। मुझे नहीं पता था सिस्टर श्री इतने हाई क्लास एरिया में रहती हैं। मुझे वहां पहुंचने में 30 मिनट्स लगे। रास्ते में एक बार मेरा बैग नीचे भी गिर गया था, जिससे वो प्लास्टिक थोड़ा फट गया था। मेंशन वीआईपी अपार्टमेंट्स के बड़े से गेट को देखकर मैंने गहरी सांस ली। चलो फाइनली पहुंच गया। मैं अंदर जाने ही वाला था कि दो सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे रोक लिया, पर वो काफी पोलाइट थे। उन्होंने पहले मुझे सल्यूट किया। सच में हाई क्लास सोसाइटी गार्ड्स भी अलग ही होते हैं। तभी उनमें से एक छोटे गार्ड ने कहा, सॉरी सर, हमारी सोसाइटी में कबाड़ी वालों की एंट्री अलाउ नहीं है, आप कहीं और जाइए। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। क्या कबाड़ी वाला? भाई तुम्हें मैं किस एंगल से कबाड़ी वाला लग रहा हूँ? मेरे इन बैग्स में कपड़े हैं, कोई कचरा नहीं। मैं आर्ग्यू कर ही रहा था कि गार्ड ने उन फटे हुए बैग्स की तरफ देखा और बोला, सॉरी सर, हम पुराने कपड़े भी नहीं लेते। यहाँ रहने वाले सभी लोग बिलियनर हैं।